नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम देखो आरएएस मेंस के लिए हमने कुछ रिवीजन लेक्चर्स देखे थे, है ना? जो 8 हमने टोटल सब्जेक्ट्स कवर किए थे। 250 मार्क्स अराउंड है ना? 250 वैसे मैं कह रहा हूँ उसको 250 पर 250 एग्ज़ैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें स्टेट पॉलिटी का जो पोर्शन है वो रिमेनिंग है ना? तो अब देखो कैसे एग्ज़ाम के जो टाइमिंग्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वी विल ट्राई एंड कवर दैट एज़ वेल। तो आज हम लोग देखो शुरू करने वाले हैं आरएएस मेंस के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना? 3-4 छोटे-छोटे लेक्चर्स में मैं इसको बनाऊँगा, देन आई विल ट्राई एंड वो वापस से उसको कंबाइन करा करके और एक है ना कंप्लीट एक सिंगल वीडियो इसका बना देंगे। तो देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने से पहले मैं आपको जो हमारी बुक है उसका वैसे देखो प्रमोशन भी मान लो आप, पर बता भी दूँ, मैंने कहीं पर बताया नहीं है, टेलीग्राम पे ज़रूर मैंने बता दिया है, परंतु और कहीं पर इन्फॉर्म ऐसा किया नहीं है। तो ये आरएएस मेंस का जो रिवीजन मॉड्यूल है इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स है ये, है ना? आपके पास में आपने प्री के जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके अलावा अगर कुछ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास में है, तो ये टोटल बुक में ये सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। और देखो बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस बुक वाज़ कि आप है ना, जब भी आप टेबल पे बैठो ना, तो आपका टेबल जो बर्डन है ना, वो बहुत कम हो जाए, ठीक है? देखो 8 सब्जेक्ट्स के लिए 8 अलग-अलग नोटबुक्स, ठीक है? उसकी जगह आपको एक सिंगल बुक, है ना? तो मैं मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, जितना कम मटेरियल होता है और जितना सटीक मटेरियल होता है, आप एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ते हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये मेरे लिए ऐसा आइडिया है कि आपका बर्डन ये बहुत रिड्यूस कर देता है जब आपकी टेबल होती है, जब आपको फाइनल रिवीजन करना होता है, जब आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है। आप सोच कर के देखो, एग्ज़ाम सेंटर में आप पेपर 1 देने जा रहे हो, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तीनों के लिए अलग-अलग नोटबुक लेकर के जा रहे हो। वैसे ही इतना हेक्टिक उस टाइम पर ब्रेन रहता है, तो आप देख आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बाकी आप देखो इसमें टोटल है ना 426 पेजेज़ है। अब इसमें है ना पेज को देखो ऐसे डिवाइड किया हुआ है, ये एक पेज है, ये है ना, यहाँ से डिवीज़न मानो आप। तो इसमें कुछ नोट्स के लिए स्पेस दिया हुआ है, जो कि अबाउट 25% ऑफ द जो स्पेस है वो नोट्स के लिए दिया हुआ है। और बाकी जो स्पेस है उसमें है ना ये जो है काफ़ी अच्छा स्पेसिंग वगैरह इसमें किया हुआ है। तो आप कुछ भी ऐड ऑन करना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो उसके डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव से उसका काम है फ्रेम करना प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को, तो ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर 5 पॉइंट्स और भी ऐड करने हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। तो हमको जो बेस्ट हमको याद रह सके, वो याद रहे। तो थोड़ी-सी कोशिश मैंने की है यहाँ पर टू ईज़ अप योर थिंग्स। बाकी देखो अपने-अपने विवेक के अनुसार अगर आपको चाहिए हो तो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल और उस पे आप लोग ये ले सकते हो। इसमें देखो बेसिकली कितना है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंट, ये आपके पेपर 1 का सिलेबस है, जो कि 60 मार्क्स ऑफ योर पेपर 1। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो एथिक्स है वो 65 60 या 65 मार्क्स है आपके पेपर 2 में। फिर ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा बिहेवियर, ये सर आपके 120 मार्क्स का सिलेबस है ना, पेपर 3 का। और पेपर 3 में आपको बता दूँ सबसे लो स्कोरिंग पेपर, पेपर 3 होता है। तो आपको 120 मार्क्स का सिलेबस एक ही किताब में मिल रहा है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड और गेट माय पॉइंट। तो ये बात हो गई, देखो ये तो प्रमोशन-वमोशन वाली बात हो गई, या फिर मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मैंने क्या बनाया है, उसके बारे में। अब शुरू करते हैं हम लोग, देखो जो यूनिट 3 है ना, हमारे पेपर 3 का सॉरी, पेपर 3 नहीं, पेपर 2 का यूनिट जो 3 है ना? उसमें अर्थ साइंसेज़ दिया हुआ है, इसमें ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी के बारे में है और उसका पार्ट ए है वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के बारे में तो बेसिक चीज़ें इसमें एक ये है, 2 एक टॉपिक है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बाकी टॉपिक्स जो है वो जियोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हो या जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो। एंथ्रोपोलॉजी में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, परंतु जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, वोल्केनोज़ हो गया, ये 3 टॉपिक्स इसमें बेसिकली हैं और ये 3 ही हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मेजर जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, मुझे लगता है ये टॉपिक इन्होंने आईआर में देना चाहिए था, है ना? आईआर में देना चाहिए था। एनवायरनमेंट वाला टॉपिक इनको साइंस में या फिर एनवायरनमेंट में डालना चाहिए था। पर एनीवेज़, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, मेजर जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, तो ये आप आईआर में पढ़ना, परंतु इन्होंने यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ पहले। पर आप आईआर अगर एक बार पढ़ लेते हो तो यू कैन प्रोबेबली इसका जो क्रक्स है वो आपको मिल जाता है। तो ये हम लोग टोटल है ना इसको 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे नहीं होंगे, जैसा कि आपने अगर पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, तो हम लोग ये रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा जितना समझा सकूँ उतना समझाऊँ, परंतु बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें टाइम नहीं लगाएँगे। फिर देखो, अब है ना हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। हमने सबसे पहला जो टॉपिक देखा, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मान लो या स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मान लो और जियोलॉजिकल टाइम स्केल, है ना? उससे हमको हर साल क्वेश्चन मिलता है।
मीजोजोइक एरा से क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से जो सियाल नाम का स्ट्रक्चर है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। सियाल, सीमा, नीफे क्या है। फोर ओरोजेनीज के बारे में पूछा हुआ। ओरोजेनीज क्या है, जो ओरिजिन ऑफ माउंटेन है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो चार ओरोजेनीज क्या हैं। फिर मिटियोरिक लेक्स के बारे में पूछा है। तो मिटियोरिक लेक्स जैसे कि लोनार लेक है महाराष्ट्र में, है ना। जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं तो जैसे हमारे पास में है ना, मिटियोरिक लेक के बारे में पूछा हुआ है, तो आप मान लो कि क्रेटर लेक के बारे में पूछ ले। अब अगर क्रेटर लेक के बारे में पूछ ले या कैल्डेरा लेक के बारे में पूछ ले, तो हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। फिर एपिसेंटर, तो ये अर्थक्वेक वाले टॉपिक से है। तो हाइपोसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर कॉजेज ऑफ वेट विंटर्स एंड ड्राई समर्स इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन, तो ये बेसिक हम लोग देखेंगे। क्यों जो भूमध्य सागर से हमारे यहाँ पर भी, जैसे राजस्थान में भी बारिश का कारण होती है, सर्दियों में बारिश होती है उससे, तो वेट विंटर्स होते हैं। ड्राई समर्स क्यों होते हैं, तो ये हम लोग बेसिक कुछ चीज़ें देखेंगे। ग्रैंड कैनियंस हैं, तो ये यूएसए नॉर्थ अमेरिका में एक फिजिकल फीचर है नॉर्थ अमेरिकन माउंटेन्स का। तो ग्रैंड कैनियंस के बारे में देखेंगे। इन विच कंट्री डज द वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, तो ये 10,000 स्मोक्स की जो वैली है, बड़ी इंटरेस्टिंग वैली है ये। तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग बाद में। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देखेंगे। फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट है जो वॉल्केनोज का, तो ये देखेंगे, है ना। वॉल्केनोज और अर्थक्वेक का सिमिलर सा ही बेल्ट है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा है ना। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, पेपर 2 में मार्क्स लाना जितना ईजी है ना। मैं आपको बोलूंगा कि हम लोग जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग 120 मार्क्स टारगेट करेंगे इस पेपर में, ठीक है। 120 मार्क्स टारगेट करेंगे। एंड मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग कंप्लीट सिलेबस पेपर 2 कवर करें। फिर हम लोग अगर आपका पेपर इन केस इट इज पोस्टपोन और समथिंग, तो ये बहुत ज्यादा है ना, डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे हुए हैं, ऊपरी स्तर पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ करके जाओगे ना, यू विल बी एबल टू आंसर इट। पर हमको आंसर ही नहीं करना है, वील हैव टू गेट टू द पॉइंट जहां पर हम अच्छा आंसर लिख सकें, जिससे हमको अच्छे मार्क्स फेच कर सकें। अगर हमारे पास में 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग श्योरली वी विल ट्राई एंड मेक कि हम लोग डायग्राम बनाएंगे ही बनाएंगे, चाहे हम लोग कैसे भी बनाएं। कहीं से भी सोच करके बनाएंगे, यार इसमें तो कुछ डायग्राम था ही नहीं, कौन सा बनाऊं, परंतु हम लोग बनाएंगे। दूसरी बात क्या, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा था, चलो अभी वो दिमाग से स्किप हो गया, मैं लेटर मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग देखेंगे। रॉकी माउंटेन रेंज के बारे में पूछा हुआ है ना। ये हम लोग एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। फिशर वॉल्केनिक इरप्शन है, तो वॉल्केनो से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिशर जो इरप्शन होता है या फिर कैल्डेरा क्या होता है, अलग अलग जो वॉल्केनोज हैं उसके टाइप्स क्या हैं, उसके इरप्शंस क्या हैं, जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है वो क्या होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग हम लोग चीज़ें देखेंगे। फिर एक्सप्लेन इन ब्रीफ लोकेशन नेम्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेट लेक्स, है ना। ये पहले टॉपिक था आपके सिलेबस में, जो लेक्स है ना, जो वर्ल्ड में अलग अलग लेक्स हैं, पर अब ये टॉपिक है नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचता है। फिर जो डियागो है ना, डियागो है ये, तो डियागो गार्सिया स्ट्रगल है ना, ये अभी वैसे करंट में भी है ये टॉपिक, और उस टाइम पर भी करंट में रहा होगा, तो ये इन्होंने पूछा हुआ है। ये बेसिकली एक मॉरिशियस में जो चागोस आर्चिपेलागो नाम से एरिया है, वहाँ पर ये एक आइलैंड है, तो उसका स्ट्रगल है, समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड मॉरिशियस, है ना। अभी उन लोगों ने हैंड ओवर कर दिया है, तो उसके बारे में कुछ चीज़ है ना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स में आप ये जरूर देख सकते हो। फिर डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मैंने बोला था ये आईआर का टॉपिक है ना। है इसमें जियोपॉलिटिक्स है तो ज्योग्राफी का मान लिया, परंतु मैं पर्सनली नहीं मानता इसको ज्योग्राफी का कोई टॉपिक, तो आप आईआर में इसको देख सकते हो। इलूसिडेट एंड द लैंडमार्क डेवलपमेंट्स ऑफ पेलियोजोइक एरा, है ना, ये हमने पहले ही देखा। पेलियोजोइक हो गया, सीनोजोइक हो गया, जो मीजोजोइक हो गया, तो ये सारे एरा है ना। सीनोजोइक से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो हो सकता है सीनोजोइक इस बार पूछ ले 5 नंबर में, तो ये देख लेंगे। फिर एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये बड़ा क्वेश्चन एक ही पूछ लिया 10 मार्क्स। मैंने यहाँ पर देखो मार्क्स क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि मार्क्स है ना हमारी जो सोचने की क्षमता है ना उसको लिमिट कर देगा, है ना। मैंने कह दिया कि आपसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूछा है, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि ये 2 नंबर में पूछा है, तो आप उसी लेवल पे सोचोगे। पर आप हर क्वेश्चन को, मैंने आपको पहले ही एक 50 वर्ड थ्योरी बताई थी, हर हर क्वेश्चन को हम लोग किस लेवल पे सोचेंगे, ऑन द लेवल ऑफ 50 वर्ड्स, कि क्या हम अगर आंख बंद करें तो इस टॉपिक के बारे में हमें 50 वर्ड्स याद हैं एज इट इज, क्योंकि 50 को हम लोग 100 करना अच्छे से जानते हैं, 50 को हम लोग 15 या 20 कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 वर्ड्स वाली कंसेप्ट पे ही चले। फिर ला नीना, तो ये देखो ये इंडियन ज्योग्राफी का है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इंडियन ज्योग्राफी है, ला नीना है, अल नीनो है, ये सारी हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है ना हमारा पहला टॉपिक है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा
जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी मेरे पास पहले ऑप्शनल रहा हुआ है ना? तो मुझे वैसे बहुत प्रेम है सब्जेक्ट से। ज्योग्राफी की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपकी हर चीज़ है ना, एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू मिसाइल, फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ मिसाइल, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी, है ना? हर एक चीज़, आप कपड़े कैसे पहनते हो, आपकी भाषा क्या है, आपके गले में जो आपका फेरिंग्स है, उसका जो टोन है वो कैसा निकलेगा, वो आपके कपड़े, हर एक चीज़ ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। तो ये जो यूनिवर्सैलिटी है इसकी, ये मुझे सब्जेक्ट की बहुत पसंद है। परंतु हम, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है, हम लोग इतना डीप डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जैसा कि हमने बाकी सब्जेक्ट्स में किया है ना? थोड़ा अन्याय होता है सब्जेक्ट के साथ में, परंतु चलो ठीक है, अब है ना, हम हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करें तो ये तो हम देखो, ये हमें पता है कि ये भाई एक अर्थ है ना? एक गोला है और ये गोला हवा में झूल रहा है कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब ये जो गोला है इसकी जो शेप है, ये शेप ऐसी क्यों है और इसके अंदर क्या-क्या मटेरियल है, ठीक है? आपने हमने बचपन से क्या पढ़ा है कि भाई इसको हमने 0 किलोमीटर माना है, तो यहाँ पर है ना 6400 किलोमीटर पे, 6400 किलोमीटर पे। जो रेडियस ऑफ अर्थ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6400 किलोमीटर है। तो ये 6400 किलोमीटर तक है क्या? मैटर क्या है? हम तो यहाँ पर खड़े हुए हैं, है ना? इसके बीच में, इसमें नीचे क्या है? अच्छा, हमने भाई ड्रिलिंग कर ली, हमने बोरिंग कर ली, तो हमें पता चल गया पानी निकल रहा है ना? तो अंदर कहीं पर पानी तो है। ठीक है? उसके बाद में अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग घटनाएँ होती हैं। मान लो कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो हमें पता चल गया कि अंदर कुछ ना कुछ लावा कहीं पर भरा हुआ है। या तो वो पूरी पृथ्वी पे भरा हुआ है, पूरा एक सर्कल ऐसा बना हुआ है, या फिर वो किसी पॉइंट पर भरा हुआ है। ठीक है? तो ऐसे अलग-अलग चीज़ें जैसे हमने माइनिंग की, तो माइनिंग से हमको अंदर से लोहा निकला, सोना निकला, एवरीथिंग है ना, निकल निकला, फेरस निकला, एल्यूमीनियम निकला, तो ये सारी चीज़ें अंदर हैं। तो वो कहाँ-कहाँ पर हैं, क्या-क्या हैं, तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। बेसिकली हम इसको 2 इसके डिविजन्स करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे जो मैकेनिकल क्लासिफिकेशन एक देखेंगे, यांत्रिकी जो क्लासिफिकेशन है मैकेनिकल, और एक देखेंगे हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना? केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, क्या केमिकल की लेयर्स हैं जो अर्थ के स्ट्रक्चर को बनाती हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो ये हम देखेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या सोर्सेज़ हैं, कौन से सोर्सेज़ से हम लोग स्टडी करें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को, कि हमें पता चले कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में। तो हमने उसको 2 सोर्सेज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डायरेक्ट सोर्सेज़ है और इनडायरेक्ट सोर्सेज़ है। डायरेक्ट सोर्सेज़ कैसे हो सकते हैं? डायरेक्टली हम, मतलब कुछ भी, मैं उठा, मैंने कहा यार डायरेक्टली अपन को पता लगाना है कि क्या चीज़ है, तो हमने माइनिंग कर ली, ड्रिलिंग कर ली, लावा निकला तो उसके बारे में उसकी स्टडी कर ली। पर ये, इसका एक लिमिट है ना? ये क्या हमको लिए लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि माइनिंग से हम कितनी माइनिंग कर लेंगे, है ना? 5 किलोमीटर चले जाएँगे, 10 किलोमीटर चले जाएँगे, हम बात कर रहे हैं सर 6400 किलोमीटर की। 6400 किलोमीटर थोड़ी चले जाएँगे, तो माइनिंग और ड्रिलिंग में हम, हमारे पास में ये है। अब लावा आ रहा है, लावा की आप कितनी स्टडी कर लोगे? अब लावा से हम, लावा निकल के बाहर आ गया, या जो मैग्मा है ना? जो देखो अर्थ के अंदर जब तक पड़ा है उसको मैग्मा कहेंगे, बाहर आ गया तो उसको लावा कहेंगे। तो अब लावा है या मैग्मा है, तो ये बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी पृथ्वी में अंदर ये भरा हुआ है। तो अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में ये बहुत प्रोवाइड लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ओनली। फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज़ की बात करें, तो इनडायरेक्ट सोर्सेज़ में कुछ नेचुरल सोर्सेज़ होंगे और कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज़ होंगे। नेचुरल सोर्सेज़ में जैसे कि मीटियोर्स, है ना? अब आपको पता है मीटियोर्स हैं, अगर आप में से पता नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही है, पहले एक बहुत फेमस मूवी थी आर्मेगेडॉन करके, है ना? तो वो लोग क्या है कि एक मीटियोर पृथ्वी की तरफ आता है और वो उसको तोड़ने के लिए जाते हैं, और वो सिमिलर मेथड्स को यूज़ करते हैं जो हम ड्रिलिंग के मेथड्स यूज़ कर रहे हैं अर्थ पे। इसका मतलब क्या होता है कि जो मीटियोर्स हैं उनका स्ट्रक्चर भी इज़ वेरी सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ। तो अब मीटियोर्स हैं, तो उनका स्ट्रक्चर हम मानते हैं क्योंकि इनका फॉर्मेशन भी सिमिलर टाइम पे ही है। हम आगे प्लैनेटेसिमल्स देखेंगे, जो छोटे-छोटे प्लैनेट्स हैं या फिर छोटे-छोटे ऐसी बॉडीज़ हैं जो मिलकर के प्लैनेट्स बने हैं। तो ये सारे क्या है, सेम टाइम पे फॉर्म हुए हैं या फिर ये मिलकर के ही प्लैनेट्स बने हैं। तो इसलिए मीटियोर्स की स्टडी हम लोग कर सकते हैं। फिर वोल्केनिक एक्टिविटी कुछ हो रही है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी से कुछ चीज़ें पता चला लगा सकते हैं, और सिस्मोलॉजी है ना, जो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक है। हम इसमें अलग-अलग वेव्स देखेंगे, है ना? पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, आर वेव्स, तो ये सारी वेव्स से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। फिर आर्टिफिशियल, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, पर ये नेचुरल सोर्सेज में है। फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज में और क्या हो सकता है, तो आर्टिफिशियल, कुछ ऐसी आर्टिफिशियल चीजें हो सकती है, जैसे कहीं पर भी डेंसिटी चेंज हो रही है, तो हमें, आज आपको और मुझे पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी डेंसिटी अलग अलग है,
तो अब आपको मान लो कि ये अर्थ है और अर्थ की लेयर्स पे अलग-अलग लेयर पे अलग-अलग डेंसिटी मिल रही है। तो हमें कुछ तो पता चलेगा उसके बारे में कि हाँ सर, यहाँ पर इतनी ये यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कुछ हेवी एलिमेंट होंगे सर। फिर डेंसिटी हो गई, फिर प्रेशर हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर के वेरिएशंस के बारे में हम जानते हैं, तो हमको पता चलता है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो प्रेशर भी चेंज होता है ना? अगर प्रेशर आप किसी चीज़ पे बढ़ाओगे, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सोर्सेज़ से जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, उसकी स्टडी करते हैं। तो हम लोग बेसिक एक बार है ना, देखो मेरा आइडिया जो फाइनल रहता है, मैंने कोशिश करता हूँ समझाने की, उसके बाद में है ना, वी विल ट्राई एंड रीड इट आउट, ताकि जब आप फाइनल रिविज़न करो, तो आपको ये, क्योंकि लिख कर के ही आना है आपको एट द एंड, तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए और उसी लैंग्वेज में याद रहनी चाहिए। तो हम इसको रीड आउट करेंगे। तो सोर्सेज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, है ना? आपसे 2 नंबर 5 नंबर में ऐसा डायरेक्ट पूछ सकते हैं। देयर आर टू मेजर कैटेगरी ऑफ सोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट में क्या आ गया? माइनिंग, ड्रिलिंग, लावा, ये सब आ गया और दे प्रोवाइड लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ओनली। फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जो कि नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल में मीटियोर्स आ गए, वॉल्केनिक एक्टिविटी आ गई और सेस्मोलॉजी आ गया। फिर आर्टिफिशियल में क्या आ गया? डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना? आगे देखते हैं हम लोग आर्टिफिशियल जो सोर्सेज हैं उनके बारे में आगे देखते हैं। अब टेम्परेचर है ना? अब मैं आपको बोलूँ कि आप 1 मीटर, है ना? सॉरी 32 मीटर अगर पृथ्वी के अंदर जाओगे, डेप्थ पे जाओगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसे अपन जाते जाएँगे, अपन को कहाँ तक जाना है? अपन को 6400 किलोमीटर तक जाना है ना? बेसिकली अपन को 6378 किलोमीटर्स तक जाना है। 6400 अपन लोग उसको हमेशा से, जब भी अगर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, हम लोग राउंड ऑफ करके उसको लेते थे। तो राउंड ऑफ करके लेते थे, तो अब 6378 हम लोग उसको मान के चलेंगे। फिर देखो, तो देखो टेम्परेचर के बारे में क्या है, तो टेम्परेचर जैसे-जैसे अपन अंदर जा रहे हैं, तो वैसे-वैसे इंक्रीज़ हो रहा है, तो उससे अपन को कुछ-कुछ चीज़ें पता चलेंगी। फिर प्रेशर है, तो प्रेशर अपन जैसे-जैसे अंदर जाएँगे, तो आप ये देखो ये अर्थ है, ये इसकी एक लेयर है ना? ये इसकी दूसरी लेयर है। अब यहाँ पर मान लो कोई पत्थर है, इसके ऊपर ये सारी लेयर का भार पड़ रहा है, ये सारी लेयर का भार पड़ रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर होगा। तो ये एक्सट्रीम प्रेशर होगा, तो इससे हमारे को चीज़ें पता चलेंगी। फिर डेंसिटी है, तो डेंसिटी के बारे में हमने देख ही लिया। तो अब इसको भी हम लोग रीड आउट करेंगे कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी हुई। देखो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीजेस एज वी गो डीपर एट द रेट ऑफ 1 डिग्री पर सेल्सियस इंक्रीज एट एवरी 32 मीटर डेप्थ, है ना? 1 डिग्री सेल्सियस हर 32 मीटर पे, है ना? हर 32 मीटर पे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेट, अब देखो कोर का जो टेम्परेचर है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेट द टेम्परेचर ऑफ कोर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। 2000 डिग्री सेल्सियस हमने जो कोर है उसका टेम्परेचर कैसे पता लगाया? तो भाई हमने देखा 32 मीटर पे 1 डिग्री बढ़ रहा है, तो 6400 किलोमीटर तक कितना बढ़ेगा? तो 2000 डिग्री आ रहा होगा। फिर एट सच हाई टेम्परेचर्स ऑल द कंपोनेंट्स, अब देखो ऑल द कंपोनेंट्स है ना, मोल्टन स्टेट में होने चाहिए थे। 2000 डिग्री सेल्सियस है, तो इतने तापमान पे तो जो रॉक्स है वो सब तो पिघल ही जानी है। बहुत सारे, बहुत कम ही ऐसे एलिमेंट है जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 से ज्यादा है। तो देखो विद इंक्रीज इन प्रेशर, है ना, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ रॉक्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे अपन अंदर जा रहे हैं, लेयर्स का प्रेशर बढ़ रहा है, तो रॉक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जा रहा है। फिर रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज ऑल्सो डिक्लाइंस आफ्टर सर्टेन डेप्थ, है ना? ये हमने जो रेट देखी, ये सर ये कांस्टेंट नहीं है ना? 6400 किलोमीटर तक कोर तक ही कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होती रहती है ना? तो अलग अलग होती रहती है, तो इस वजह से ये क्या है कि टेम्परेचर ऐसे इवनली नहीं बढ़ता है। तो एट सच हाई टेम्परेचर्स क्यों नहीं मोल्टन होता है सब कुछ? क्योंकि, है ना, आपसे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले ये कि व्हाई एवरीथिंग इनसाइड द अर्थ इज नॉट मोल्टन, है ना? अब मान लो कि वैसे डायरेक्ट इसमें नहीं पूछे, इंटरव्यू में पूछ ले, तो क्यों नहीं है मोल्टन स्टेट में? क्योंकि सर इंक्रीज इन प्रेशर हो जाता है और फिर रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज है ना, वो भी डिक्लाइन हो जाती है थोड़े टाइम के बाद में, थोड़े डिस्टेंस के बाद में या थोड़ी डेप्थ के बाद में। फिर प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर इनसाइड द अर्थ इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय अपर लेयर, ये हम बात कर चुके हैं। फिर डेंसिटी व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स द इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, डेंसिटी इंक्रीज होती है ना? डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो हमको पता चलेगा कि कुछ हैवी एलिमेंट्स हैं वहां पे। दिस शोज दैट कोर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ हैवी एलिमेंट्स। अब डेंसिटी ऑफ अर्थ है, एवरेज डेंसिटी मानोगे तो 5.5, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी अर्थ की एवरेज डेंसिटी आती है।
फिर आगे देखें तो हमने नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात की थी। अब नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? तो मीटियोर्स हैं। अब मीटियोर्स हैं तो हमने देखा मीटियोर्स आर फॉर्म्ड अलोंग विद प्लैनेट्स। मैंने पहले आपको चीजें समझा दी है, अब हम लोग थोड़ा रीड आउट कर रहे हैं इसको, है ना। मीटियोर्स कैसे बने हैं? तो प्लैनेट्स के साथ में ही बने हैं, इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, देयरफॉर देयर स्टडी कैन बी डन टू एनालाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी हमने बात नहीं की। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, आप बेसिक चीज हम लोग शुरू से अगर देखें तो जो अपन ने अगर एक फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू, है ना, एम वन एम टू कह लो या अपॉन आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर कह लो। जब रेडियस इंक्रीज होगी तो फोर्स डिक्रीज होगी, है ना। तो अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज हाईएस्ट एट पोल्स, लोएस्ट एट इक्वेटर, है ना। ये अपन को पता चला इस फॉर्मूले से, है ना। जो रेडियस अपन इसमें चेंज करेंगे, 6400 डाला तो अलग फोर्स आया, है ना, और अपन ने मान लो 6000 डाला तो अलग फोर्स आया और डिक्रीज हुआ। तो ये है ना हमको पता चला। इससे क्या पता चलता है कि जो अर्थ का शेप है ना वो सर सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है। इस शेप का नाम है जियोइड, है ना। जियोइड एक अलग ही नाम है, ये अर्थ के शेप के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है ना। बहुत ज्यादा इसको अपन को है ना, ये देखो फॉर्मूला वार्मूला में मत पढ़ना। मैं कोशिश करूंगा देखो बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें नहीं डिस्कस करनी है, ठीक है। फिर अपन स्टडी ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। आपको पता है अर्थ है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम क्यों करती है? और जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का बना हुआ, उसकी अगर अपन स्टडी करेंगे तो हमको अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स इन डिफरेंट लेयर्स, है ना। अलग अलग लेयर्स में अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चेंज होता रहता है। फिर अपन नेचुरल सोर्सेज पे आते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज देखो वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो गई, तो लावा कमिंग आउट इन मोल्टन स्टेट गिव्स अस आइडिया अबाउट मैग्मा। अंदर जो मैग्मा है उसकी स्टडी हम लोग लावा से कर सकते हैं। रॉक्स इनसाइड द अर्थ मेल्ट ड्यू टू हीट रिलीज ड्यूरिंग डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना। आगे हम लोग देखेंगे एस्थेनोस्फेयर, है ना। एस्थेनोस्फेयर करके एक लेयर आएगी और उसमें कुछ मोल्टन स्टेट में हमको रॉक्स मिलेंगे और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं और रेडियो एक्टिव डीके के कारण वहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो उस कारण हम लोग देखेंगे वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई है। फिर सेस्मोलॉजी, तो सेस्मोलॉजी बेसिकली कुछ नहीं है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को सेस्मोलॉजी कहते हैं। इसमें हम लोग देखो वेव्स की स्टडी करते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स। ये बेसिकली आप पढ़ लो और आगे अर्थक्वेक आएगा तब हम लोग और इसको डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, है ना। अभी समझा दूंगा तो फिर वो अर्थक्वेक वाले चैप्टर में क्या करेंगे, फिर उसमें पढ़ना बचेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ऑफ पी एंड एस वेव्स, अब देखो बताइए तो थोड़ा सा, है ना। पी और एस वेव्स ट्रैवल करती है ना। फिर यहाँ पर एक रीजन बनता है जहाँ पर ये ट्रैवल नहीं करती हैं, फिर यहाँ पर एक रीजन बनता है जहाँ पर ये आने लग जाती है। तो ऐसे ऐसे हमको पता चलता है कि ये जो वेव्स ट्रैवल कर रही है ना, ये अलग अलग मीडियम से होकर गुजर रही है। तो इससे हमको पता चलता है कि अर्थ है ना कुछ लेयर्स में बनी हुई है सर। तो पी एंड एस वेव्स फॉलोइंग assumptions have been made. Curved path shows the variation intensity. Shadow zone shows that outer core is in liquid state. Speed of P and S waves changes drastically at three places. So which shows that there are three layers inside the earth and density increases with डेप्थ, है ना। जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है तीनों पे स्पीड चेंज होती रहती है इस कारण से। तो ये सेस्मोलॉजी के बारे में बेसिक बात है। पी वेव्स, एस वेव्स हम लोग एल वेव्स और आर वेव्स भी पढ़ेंगे, तो वो उस टाइम पर अपन लोग देखेंगे। तो ये बेसिक हमने बातें की किस बारे में, कि हमको अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का की स्टडी करनी है तो उसके सोर्सेस क्या हैं। फिर अपन देखो क्लासिफिकेशन की बात करें, है ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो अर्थ है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है। तो अपन ने पहले क्या बात की कि हम लोग दो क्लासिफिकेशन देखेंगे, एक मैकेनिकल देखेंगे और एक देखेंगे केमिकल, है ना। केमिकल देखेंगे, केमिकल में अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। उसके बारे में अलग अलग जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या बताया है वो हम लोग देखेंगे। फिर मैकेनिकल में हम लोग क्या देखेंगे, जो बेसिक डिवीजन है वो क्या है। अब मैं आपको इससे पहले एक बात बता दूं कि जब भी देखो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही है उसका हम लोग डायग्राम हाथ से बनाएं, है ना। टेक अ रफ पेपर विद यू, उससे आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो एक पूरा वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश करो। 4-5 बार उसको बनाओगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो तो 4-5 बार 10 बार इंडियन ज्योग्राफी का मैप, क्योंकि सर मैप आपको नंबर दिलाते हैं अच्छे, है ना। कोशिश करो आधा आधा नंबर किसी 10 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बढ़ाने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। आप फायदे वगैरह देखो, आप मेंस के स्टूडेंट हो, फायदे वगैरह आप सब जानते हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो, तो इसलिए ना आप देख लेना, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करें तो देखो 3 बेसिक लेयर्स में डिवाइडेड है ना। सबसे पहले क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट है, फिर मेंटल है और कोर है।
अब ये क्रस्ट मेंटल कोर को भी दो, देखो मेंटल दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल और लोअर, और कोर को भी दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मेंटल जो है, अपर मेंटल, वहां पर एक लेयर है एस्थेनोस्फेयर, है ना, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, उसकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पर जो सेमी सॉलिड स्टेट में मटीरियल पाए जाते हैं, जो रॉक्स हैं वो सेमी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जो कि हम लोग अलग नाम से जानते हैं मैग्मा, है ना, जो कि क्रस्ट से बाहर आ जाता है, और बाहर आकर के हम उसको लावा कह देते हैं, वॉल्केनो से निकलता है और हम उसको लावा कह देते हैं। फिर हम लोग बाकी बाद में बात करेंगे कि एसिडिक लावा होता है और बेसिक लावा होता है, ये सारी अलग अलग बातें हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, है ना, तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्रस्ट है, 0 से 100 किलोमीटर थिक लेयर है ना, और ये हमने एस्थेनोस्फेयर तक देख ली, है ना, एस्थेनोस्फेयर है 100 टू 200 किलोमीटर, है ना, 100 टू 200 किलोमीटर एस्थेनोस्फेयर है। उसके बाद में हम लोग देखें तो एस्थेनोस्फेयर पार्ट किसका था, अपर मेंटल का। तो अपर मेंटल कहाँ से है, 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक अपर मेंटल है, सॉरी मेंटल है। और उसके बाद में है 5100 किलोमीटर तक आउटर कोर है, 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक आउटर कोर है, और 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक जो सेंटर ऑफ अर्थ है या फिर कोर है, तो इनर कोर है। फिर हम लोग बात करें तो देखो, अब मैं यहाँ पर, है ना, सेम ही चीज यहाँ पर भी है, तो एक बार वापस से इसको देख लेते हैं। लिथोस्फेयर जो क्रस्ट है उसको लिथोस्फेयर भी बोला है, सियाल सीमा क्या है हम लोग आगे देखेंगे। एस्थेनोस्फेयर मैंने आपको बता ही दिया, 100 से 200 किलोमीटर वाली जो लेयर है। फिर इसको मीजोस्फेयर भी बोला है, परंतु हम लोग इसको मेंटल के नाम से ही याद रखेंगे, मेंटल ही हम लोग लिख करके आएंगे, और अपर मेंटल या लोअर मेंटल, ठीक है, या फिर मेंटल। फिर आउटर कोर और इनर कोर है। अब देखो यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, कोनार्ड, मोहो, रेपेटी, घटन्सबर्ग और लेहमान। अब ये है डिसकंटिन्यूटीज। डिसकंटिन्यूटीज के बारे में क्वेश्चन पूछने के चांसेस तो देखो ना के बराबर हैं, पर मैं फिर भी आपको बता दूं डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। अ पॉइंट ऑन द सरफेस और इनसाइड द अर्थ, अ पॉइंट मान लो या फिर एक लेयर मान लो, जहां पर जो सेस्मिक वेव्स हैं, जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, आर वेव्स, इनकी स्पीड, इनकी वेलोसिटी में कुछ चेंज होता है, तो उस पॉइंट को या फिर उस जो लेयर को हमने नाम दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। ऐसी 5 हमने को लेयर्स मिली हैं, और हम पांचों लेयर को अलग अलग हमने नाम दिया हुआ है। तो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, रेपेटी, गटन्सबर्ग और लेहमान, है ना, तो ये 5 आप एक बार नाम याद रख लेना, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है। फिर हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेस्मोलॉजी, ये जो हमने डिवीजन किया, मैकेनिकल जो डिवीजन था, ये सेस्मोलॉजी के बेस पे है ना, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक जो हमने बात की थी उसके बेसिस पे है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट देखो, अब है ना, इसमें बहुत सारा चीज़ें समझाने जैसी नहीं है, जितनी चीज़ें समझा सकता था मैं वो बताई मैंने आपको। तो क्रस्ट है, अपर मोस्ट लेयर है ये, इसकी लोएस्ट डेंसिटी है, तीनों लेयर में सबसे कम डेंसिटी है 3, है ना, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अप टू 100 किलोमीटर, 0 टू 100 हम पहले ही देख चुके हैं। मेनली फॉर्म्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, है ना, सियाल का ये बना हुआ होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें मेजर एलिमेंट्स हैं। फिर इसके 2 सब पार्ट्स हैं, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कई जगह पर मिलते हैं, कई जगह पर नहीं मिलते हैं, मतलब कई जो बुक्स हैं वो इसको मानती हैं और कई बुक्स नहीं मानती हैं। मैं आपको अलग अलग, देखो सविंदर सिंह की किताब है या फिर माजिद हुसैन सर की किताब है या फिर अलग अलग किताबों का नाम लेकर के, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, ये जितनी बातें हैं इसमें से क्वेश्चन आएगा तो हम अटेम्प्ट करेंगे, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तो सर किसी को नहीं आएगा, है ना, इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि इतनी चीज़ें पढ़े, बहुत सारी किताबों के आर एल सिंह वगैरह, है ना, अलग अलग नाम नहीं लेंगे। मेंटल, अब मेंटल जो लेयर है, मिडिल लेयर है, ये डेंसिटी इसकी 3 से 5 कह लो या 4.4 लिख लो, एवरेज लिखोगे तो 4.4, देखो एवरेज जब लगा दोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आना चाहिए जहां पर हमने एवरेज मान लिया, 3 से 5 मतलब हम इसके बीच में मान रहे हैं, तो डेंसिटी 3 से 5 है। फिर 100 से 2900 किलोमीटर तक, है ना, 100 से 200 तक हमने माना था क्या, एस्थेनोस्फेयर, और 100 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, इसके 2 पार्ट्स हैं। 35 से 700 किलोमीटर अपर मेंटल है, और 700 से 2900 किलोमीटर है लोअर मेंटल। कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो मैक्सिमम मास है अर्थ का और वॉल्यूम है वो इसी लेयर में है। इसमें सीमा, है ना, सिलिका और मैग्नीशियम, सीमा इसमें प्रेजेंट है। तो सीमा का है भाई, तो मेंटल में सीमा है। फिर कोर है, तो ये आखिरी लेयर है। अब 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर, 10 से 13 इसकी डेंसिटी है, एवरेज मानोगे तो 11-11.5 मान सकते हो, ठीक है, 10 से 13 लिख देना या 11 लिख देना चलेगा, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील।
फिर मेनली फॉर्म ऑफ निकल एंड फेरस, है ना, नीफे इसको बोलते हैं और नीफे से ये बनी हुई होती है। हम रिवीजन कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप है ना काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं, आपने एक आधी बार पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी भी है, कोशिश कर रहे हैं हम रिवाइज करने की। टू सब पार्ट्स हैं इसके, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, लिक्विड स्टेट में ये प्रेजेंट होता है 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर तक, है ना, ये आउटर कोर होता है। और इनर कोर 5100 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक। तो ये बेसिक सेस्मोलॉजी के हिसाब से हमने डिवीजन किया, जो मैकेनिकल डिवीजन है या मैकेनिकल क्लासिफिकेशन है। फिर हम आगे बात करते हैं तो सुएज क्लासिफिकेशन की। सुएज देखो, एडवर्ड सुएज एक जियोलॉजिस्ट है, ऑस्ट्रिया के जियोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन दिया, और वो किस बेसिस पे दिया, एलिमेंट्स के प्रेजेंट होने की बेसिस पे, कौन कौन से लेयर में कौन कौन से एलिमेंट्स की अधिकता है। तो 3 लेयर इन्होंने बताई, और ये तीनों लेयर वही है, सियाल, सीमा और नीफे। अब ज्यादा समझाने जैसा नहीं है, सियाल, सीमा और नीफे में क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम सियाल में है। एवरेज डेंसिटी इसकी 3 है, हमने देखा था 3, इसको 2.9 भी आप लिख सकते हो, 3 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 50 से 300 किलोमीटर इसकी जो ये देखो अलग अलग है ना, इसमें चेंज है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो डेप्थ है ना इसकी 50 से 300 किलोमीटर है। फिर सीमा है तो सिलिका एंड मैग्नीशियम। बाकी देखो बोल बच्चन वाली चीजें आप लिखना जानते हो। सियाल है ना, मैंने आपको सियाल के बारे में पूछ लिया, थोड़े ज्यादा शब्द आ रहे हैं, तो ये तीनों बातें लिखने के बाद में आप बोल दो इट इज द फर्स्ट लेयर, है ना, ये फर्स्ट लेयर है। इसको अपन मिडिल लेयर लिख सकते हैं, इसको अपन जो लोअर मोस्ट लेयर वो लिख सकते हैं। फिर सिलिका और मैग्नीशियम है। फिर एवरेज डेंसिटी इसकी 3 से 5 ही है, वही हमने 4.4 लिखना चाहो 4.4 लिख दो, 3 से 5 लिखना चाहो वो लिख दो। पर इसमें जो डिस्टेंस है वो अलग बताई हुई है, 1000 से 2000 किलोमीटर। फिर निकल एंड फेरस, है ना, हैवी एलिमेंट्स होते हैं तो डेंसिटी ज्यादा है, 11 है, 10 से 13 हमने उसमें बात की थी, इन्होंने 11 बताई है, इन्होंने फिक्स बताई हुई है भाई। तो निकल एंड फेरस इसमें है, और ये अप टू 6378 किलोमीटर, जो कि लास्ट पॉइंट है यहाँ तक, ये जो नीफे लेयर है वो है। फिर इसके बाद में हम लोग देखें तो वॉन्डरग्राथ का क्लासिफिकेशन है। तो वॉन्डरग्राथ देखो एक माइनिंग इंजीनियर थे, है ना, ये वाज फ्रॉम हॉलैंड, है ना, नीदरलैंड से ये थे, और इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन दिया। तो इन्होंने कभी माइनिंग वाइनिंग कर रहे होंगे, तो इन्होंने बोला कि ऐसी 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 लेयर्स है, और जो सुएज ने बोला था वैसे इतनी एग्जैक्ट नहीं है ना, उसने बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट बता दिया, पर ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बेसिक एक बात बताऊं, तो सुएज कह रहा है कि भाई यहाँ तक है ना सिलिका और एल्यूमिनियम है ना, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो ऐसा क्या है यहाँ पर कि यहाँ से नीचे एल्यूमिनियम नहीं आया या सिलिका नहीं आया, ऐसा क्या है यहाँ पे? तो ऐसी कोई फिक्स लेयर तो नहीं हो सकती, तो थोड़ा थोड़ा डिवीजन होता है। फिर यहाँ तक मान लो, यहाँ तक मिलेगा सिलिका एल्यूमिनियम, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो वांडरग्राफ है वो क्लासिफाई करते हैं। तो इन्होंने देखो 4 लेयर्स में इसको क्लासिफाई किया है, ये मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आप इसको याद रखना। आउटर सिलिका क्रस्ट इन्होंने बताया, इनर सिलिकेट लेयर या फिर मेंटल, है ना, इनर सिलिकेट लेयर एंड मेंटल। फिर जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल्स एंड सिलिका, फिर मेटालिक न्यूक्लियस, है ना, इन्होंने बोला है कि एक मेटालिक न्यूक्लियस। अब सिमिलर बातें, सियाल जो हमने पढ़ा उसमें क्या था, सिलिका और एल्यूमिनियम है ना, सिलिका और एल्यूमिनियम है। तो आउटर सियाल में क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम है। उसके अलावा क्या है, सोडियम और पोटेशियम भी ये कहते हैं। डेंसिटी वो की वो है, लेयर जो है वो 0 से 60 किलोमीटर तक है, डेंसिटी सेम है। फिर अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है। फिर अपन देखें 60 तक ये हो गई, 60 के बाद में हम बात करेंगे तो सियाल और एल्यूमिनियम खत्म हो गया क्या, नहीं सर, सियाल का कुछ पोर्शन ये कहते हैं कि सिलिका है ना वो अभी भी प्रेजेंट है। फिर अब मैग्नीशियम भी आ गया, तो अब भाई बन गया सीमा, जो सुएज बता चुके हैं। पर ये कह रहे हैं कि कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम उसने सुएज ने देखा नहीं, मैंने देख लिया। तो ये 60 से 1200 किलोमीटर तक ये लेयर है, 3.1 टू 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक दे रखा है, याद रखो तो अच्छी बात है। फिर जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल्स एंड सिलिका, ये कह रहे हैं यहाँ पर मिक्स्ड मेटल्स है, हमने देखा सीमा, तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि ये सीमा है ना, सीमा यहाँ पर भी प्रेजेंट है, मेंटल में भी थी, और सीमा की लेयर जो सुएज है उन्होंने भी बता दी थी। पर ये कह रहे हैं उसके नीचे जो वो था ना, कोर था ना सर, तो कोर में हमने क्या बात की थी, ये कोर में नीफे है ना, कोर में नीफे है, तो थोड़ा नीफे भाई यहाँ पर भी आ गया यार, थोड़ा नीफे यहाँ आ गया तो क्या दिक्कत हो गई। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, तो निकल एंड फेरस भी यहाँ पर है। ये 1200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, और इसकी डेंसिटी 4.75 टू 7.8 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। देन मेटालिक न्यूक्लियस है, तो ये हैवी न्यूक्लियस है यहाँ पर, निकल एंड फेरस ओनली मेटल्स हैं यहाँ पे, जो हमने पहले देखा कौन सी लेयर है, नीफे लेयर है। आप इसमें है ना तीनों चारों लेयर का नाम बस याद रख लोगे ना, तो ये अंदर वाली चीजें थोड़ी थोड़ी याद आ जाएंगी, है ना। पर कोशिश करेंगे हम रट ही जाएंगे, इतनी वहां पर है ना सर, इतना टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर 4 में तो आप ऐसे सोच करके बैठ जाओ
कि पेपर 4 कंप्लीट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो पेपर 4 आधे बच्चों को, तो इंग्लिश मीडियम वालों का तो कतई कंप्लीट ही नहीं होगा, है ना? अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि हिंदी लिखना बहुत टफ टास्क है, इतना ईज़ी टास्क नहीं है। हिंदी मीडियम वाले यूपीएससी वाले बच्चों से आप पूछोगे कि आपके सिलेक्शन या रैंक क्यों नहीं आती है ज़्यादा, तो उनका बेसिक जो तर्क है वो यही रहता है, सर हिंदी लिखना टफ है। हिंदी में मात्राएँ लगाना और ये सारी चीज़ें, कई गणित होती है, तो वो थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है। पेपर 4 में हम ध्यान रखेंगे कि हमारा पेपर कंप्लीट हो, ऑन टाइम हो, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे। हाँ, तो चलो अब वापस से मेटालिक न्यूक्लियस पे आ जाते हैं। निकल एंड फेरस, है ना? 2900 किलोमीटर से लेकर के 6400 किलोमीटर, है ना? 6378 किलोमीटर तक ये है। हाईएस्ट डेंसिटी इसमें अप टू 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वापस से सेम है, 11 और ये 3, ये 2 तो सेम ही है, 2 तो याद करनी है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, वॉन्डरग्रास, जो कि माइनिंग इंजीनियर थे। बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, ठीक है? कोई आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। तो ये बात हो गई वॉन्डरग्रास जो क्लासिफिकेशन था इसकी। तो अब देखो, हम बात करते हैं इसके बाद में जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल असल में है क्या? हमने देख तो लिया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देख लिया तो उसके बाद में अर्थ बन गई, है ना? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हम देख रहे हैं, लेयर्स हम लोग देख रहे हैं और अलग-अलग क्रस्ट मेंटल कोर देख रहे हैं, तो ये बन गई, है ना? पर इससे पहले हुआ क्या? क्या ऐसे टाइम पीरियड्स आए जहाँ पर ये इवोल्यूशन हुआ और जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या चीज़ है वो हम लोग देखेंगे जो जीटीएस है। जीटीएस बेसिकली है क्या कि ये एक सिस्टम है ना? टू ऑर्गेनाइज़ इन व्हाट सेंस कि टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड अर्थ हिस्ट्री, अर्थ की क्या हिस्ट्री रही है और उससे पहले भी क्या पीरियड रहा जहां से लेकर के और अर्थ बनी, वो हम लोग बेसिकली देखेंगे और उसके बाद में हम लोग अर्थ की हिस्ट्री देखेंगे कि क्या है। तो हम लोग देखो सबसे पहले इसमें बात करें तो सबसे पहले बिग बैंग, है ना? अब बिग बैंग क्या है, तो देखो इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग चर्चाएं हैं, पर मैं आपको बताऊं तो बिग बैंग जैसे कि अपन लोग जिस सेंस में माना जाता है कि है ना ये एक कोई धमाका है, तो ये कोई धमाका नहीं है। इट्स अ बेसिक, इट्स अ कोलोकियल टर्म यूज्ड। जो पॉइंट है वहाँ से टाइम और स्पेस का एक्सपेंशन शुरू होता है, ठीक है? पर हम लोग इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि बिग बैंग क्या था और क्या-क्या इसके कारण थे, वो सारी चीज़ों में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वो फिज़िसिस्ट और एस्ट्रोफिज़िसिस्ट उनके लिए काम का है। तो बिग बैंग होता है 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद में नेबुला बनता है ना, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, डस्ट के कुछ क्लाउड्स बनते हैं और गैसेस के क्लाउड्स होते हैं, इनको नेबुला बोलते हैं। ये बनने के बाद में ये जो नेबुला के अंदर जो गैसेस बनी उसके क्लम्प्स बन जाते हैं। तो क्लम्प्स ऑफ गैसेस इनसाइड द नेबुला इज फॉर्म्ड। उसके बाद में ये जितने क्लम्प्स बने, छोटे-छोटे क्लम्प्स बने, इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ये पास-पास में आकर के और हेवी होते जाते हैं। हेवी होते जाते हैं तो उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस क्लम्प्स ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटी, इनकी अलग-अलग जो क्लम्प्स हैं इनकी अलग-अलग ग्रेविटी होती है और ये पास में आते जाते हैं। अब ये पास में आ गए। उसके बाद में क्या होता है, इग्निशन होता है, एक चिंगारी भड़कती है। वो इग्निशन क्या होता है, तो वो इग्निशन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब क्या हुआ, देखो हम फ्यूजन और फिशन वैसे तो फिजिक्स में देख लेंगे, परंतु देखो दो जो लाइटर एलिमेंट्स हैं वो एक साथ मिल करके और एक हेवियर एलिमेंट बनाएं, तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है उसको फ्यूजन बोलते हैं, है ना? इसका ऑपोजिट जो होता है वो न्यूक्लियर फिशन होता है। तो इग्निशन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और उससे बनते हैं हमारे स्टार्स। जो आज हम स्टार्स देख रहे हैं वो उस टाइम के बने हुए हैं। चाहे अर्थ का जो स्टार है या फिर हमारी जो गैलेक्सी है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका जो स्टार है, जो सन है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो वो किससे बना है? न्यूक्लियर फ्यूजन से बना है। और वहाँ पर आपको पता भी है कि अभी भी उसमें जो एनर्जी है वो किस वजह से है? फ्यूजन की वजह से ही होती है। जो आप देखते हो 2 हीलियम एटम्स, है ना? 2 हाइड्रोजन एटम्स मिल करके और 1 हीलियम का एटम बनाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होती है, उसकी वजह से उसको पावर मिलती है। फिर इग्निशन के बाद में क्या होता है? क्लंपिंग होती है। जितने भी स्टार्स बने हैं वो क्लंप होते हैं, पास-पास में आते हैं और वो पास-पास में आकर के बनाती हैं प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स और कुछ नहीं है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर इसको कह सकते हो स्मॉल प्लैनेट्स हैं। स्मॉल प्लैनेट्स कह लो या एस्टेरॉइड्स जितने, है ना? जितने जो हम प्लैनेट का साइज़ आज देख रहे हैं, ये इतने बड़े नहीं हैं, उससे बहुत छोटे हैं और उससे बहुत छोटे हैं तो ये पास-पास में आएँगे। पास-पास में आने के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो एक्रेशन होता है। एक्रेशन के बाद में ये टुगेदरली कंबाइन होकर के और ये प्लैनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिक जो टाइमलाइन है वो है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट या फिर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। कैसे हुआ, क्या होता है, ठीक है? अगर आपसे 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे, तो ये आप टाइमलाइन ऐसी कैसी बना करके आ सकते हो। तो ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ बाउ बोल लो इसको या फिर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स बोल लो।
फिर इसके बाद में देखो हमने देखा जीटीएस। अब जीटीएस हमने क्या बोला था, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है ना? उसमें हम लोग अर्थ की हिस्ट्री डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए एक टाइम स्केल चाहिए। टाइम स्केल चाहिए तो उसको हमने देखो ऐसे डिवाइड किया है। ऐसे 5-6 चीज़ें हैं जिसमें सुपर इयॉन आएगा, एरा आएगा, पीरियड आएगा, एपॉक आएगा और एज आएगा, है ना? एज जो है वही इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है वो एज है। अगर इसको टाइम की टर्म्स में समझे तो मान लो कि ये सेकंड्स है ना? सेकंड्स मिलकर के बनाएँगे मिनट्स, है ना? मिनट्स बनाए, मिनट्स मिलकर के बनाएँगे क्या? आवर्स बनाएँगे। आवर्स मिलकर के क्या बना लेंगे? एक डे बना लेंगे। डेज मिलकर के एक मंथ बना लेंगे और मंथ मिलकर के एक ईयर बना लेंगे। सिमिलर मैनर में एज मिलकर के इपॉक बनाएंगे, इपॉक मिलकर के पीरियड बनाएंगे, पीरियड एरा को बनाएंगे और एरा ईयन को। ईयन के बाद में एक सुपर ईयन होगा और सुपर ईयन एक सिंगल सुपर ईयन है हमारे यहाँ पे। तो हम लोग इसके बारे में जो प्री कैम्ब्रियन सुपर ईयन जिसका नाम है, तो हम लोग एक बार ये टाइमलाइन देखेंगे, एक जो स्ट्रक्चरली ग्राफ है हमारे पास में वो देखेंगे। तो ये देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उसमें सबसे पहले आता है प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन। इसमें 3 इयॉन्स हैं। सुपर इयॉन के बाद में हमने क्या देखा? इयॉन है। तो 3 इसमें इयॉन है जो कि हेडियन इयॉन है, आर्कियन है और प्रोटेरोज़ोइक है ना? अब इसके बारे में मेरे पास में कोई ट्रिक नहीं है आपको बताने के लिए, मतलब आप खुद की ट्रिक्स बना सकते हो। मेरी बहुत लेम ट्रिक्स इसके लिए मैंने बनाई हुई हैं, परंतु वो आपके काम की नहीं है। तो आप अपने मन से ट्रिक बनाओ या फिर इसको मैं बता रहा हूँ कि एक ब्लैंक पेपर लो, इसको लिखो। जहाँ पर मिस हो रहा है वापस से एक ब्लैंक पेपर लो, वापस से लिखो। 3-4 बार 5 बार लिख दोगे ना तो ये याद हो जाएगा एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पिछले इतने सालों में तो हर बार एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो 5 नंबर आप मिस कर रहे हो अगर ये याद नहीं कर रहे हो, तो याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने क्या देखा? सबसे पहले आएगा प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन, है ना? सुपर इयॉन के अंदर होते हैं इयॉन्स। इयॉन होते हैं तो हेडियन इयॉन है, आर्कियन इयॉन है और प्रोटेरोज़ोइक इयॉन है। ये प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन के पार्ट्स हैं। फिर एक इयॉन इनके पैरेलल मतलब प्रोटेरोज़ोइक के बाद में आता है जो कि है फेनेरोज़ोइक इयॉन, जिसको हम प्री कैम्ब्रियन का पार्ट नहीं मानते हैं। फेनेरोज़ोइक इयॉन में कुछ एराज़ हैं जो कि क्या-क्या है? पैलियोज़ोइक है, मेसोज़ोइक है और सेनोज़ोइक है। ठीक है, ये 3 एरा है। इसके बाद में एरा को हमने डिवाइड किया किसमें? पीरियड्स में। तो एरा देखो, जो पैलियोज़ोइक एरा है इसमें टोटल 6 पीरियड्स हैं, है ना? 6 पीरियड्स कैसे हैं? तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, है ना? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये 6 इसमें पीरियड्स हैं। फिर मेसोज़ोइक है, तो मेसोज़ोइक देखो एज ऑफ डायनासोर्स है और इसमें हम लोग देखेंगे 3 पीरियड्स हैं, ट्राइएसिक है, जुरासिक है और क्रेटेशियस है। फिर सेनोज़ोइक, सेनोज़ोइक को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है जो कि टर्शियरी और क्वाटरनरी पीरियड है और इसमें अलग-अलग एपॉक है ना? टर्शियरी में 5 ऐसे एपॉक हैं जो कि पैलियोसीन है, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन। ठीक है, फिर जो क्वाटरनरी है उसमें 2 एपॉक हैं, कौन-सी हैं? प्लेइस्टोसीन और होलोसीन। तो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर हमने डिवाइड किया हुआ है ये, अगर देखो मान लो 10 मार्क्स में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना? तो इफ यू ट्राई एंड मेक दिस डायग्राम एज़ इट इज़, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपको अच्छे मार्क्स फेच कराने में, है ना? बाकी आप अपने-अपने विवेक के अनुसार काम करें, ठीक है? ये याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। मेरे पास तो नहीं है एटलीस्ट। तो अब ये बेसिक हमने देखो ये जियोलॉजिकल है ना? जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ये कुछ डायग्राम हम लोग देखें तो प्री कैम्ब्रियन में हमने क्या देखा? प्रोटेरोज़ोइक है, आर्कियन है और हेडियन है, ठीक है? फिर पैलियोज़ोइक में हमने क्या देखा था? तो पैलियोज़ोइक में हमने देखा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, है ना? फिर डेवोनियन देखा, यहाँ पर है ना जो कार्बोनिफेरस है उसके लिए पेंसिलिवेनियन और मिसिसिपियन नाम लिखा हुआ है, कार्बोनिफेरस हम इसको बोल रहे हैं। फिर पर्मियन है, फिर मेसोज़ोइक में क्या है? क्रेटेशियस, जुरासिक और ट्राइएसिक, है ना? ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस है ये इस मैनर में चल रहा है, ठीक है? इस मैनर में चल रहा है ये। ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस है। उसके बाद में सिनोज़ोइक है तो उसमें हमने देखा 2 पीरियड्स है ना? एक तो टर्शियरी है और एक क्वाटरनरी है। टर्शियरी में क्या-क्या है? प्लियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन। ये 5 पीरियड्स जो थे एपॉक, है ना? ये थी हमारी किसमें? टर्शियरी पीरियड में। और फिर प्लेइस्टोसीन और होलोसीन ये हमारी क्वाटरनरी पीरियड में है। और होलोसीन अभी जो प्रेज़ेंट एरा है, जो प्रेज़ेंट एपॉक है वो होलोसीन एपॉक चल रही है। तो ये हम लोग एक-एक करके इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखो प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन, मैंने क्या बोला? सुपर इयॉन आएगा फिर इयॉन आएगा। तो प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन हमारा एकमात्र सुपर इयॉन है ना? अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री, है ना? और ये सबसे बड़ा पीरियड भी है। अबाउट 89% ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम है ना, 7/8 ऑफ द अर्थ हिस्ट्री प्री कैम्ब्रियन जो हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोज़ोइक हमने देखा उसमें डिवाइडेड है। तो इसमें देखो हम लोग क्या एक बार इसको रीड आउट करते हैं, है ना? कुछ चीज़ समझने जैसी होगी तो हम लोग बात करेंगे।
फिर प्री कैम्ब्रियन सुपर इयन अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री बिफोर द करंट फेनोरोजोइक इयन, है ना। अभी जो चल रहा है वो हमने क्या बताया, होलोसीन एपॉक है, पर वो है किसमें, फेनोरोजोइक इयन में है। फॉर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जो कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो माना जाता है, टू द बिगिनिंग ऑफ कैम्ब्रियन पीरियड, है ना। अब इसमें हमने कैम्ब्रियन देखा, जो कि फेनोरोजोइक में पेलियोजोइक एरा का पहला पीरियड है ना। तो आप मान लो कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये शुरू होता है, या हेडियन पे ये शुरू होता है, और खत्म कहाँ पर हो रहा है, जो प्री कैम्ब्रियन सुपर इयन है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है ना। या तो इसको यहाँ पर खत्म मान लो या फिर यहाँ पर खत्म मान लो, तो वो एक ही बात है। फिर अकाउंट फॉर 89% ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम। अब इसमें सबसे पहले आता है हेडियन इयन। अब हेडियन इयन देखो, इसमें आप बेसिकली इसको समझोगे तो जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो एक आग का गोला है ना। हेड्स एक शब्द होता है जो है ना, हिब्रू शब्द है, उससे मिलकर के बना है। हेड्स मतलब होता है हेल, है ना। तो हेल में अपन क्या मानते हैं कि भाई जो सारी चीजें हैं वो ऐसे मोल्टन सी स्टेट में है, आपके आपके पकौड़े तले जाएंगे भाई हेल में, है ना। तो हेल में पकौड़े तले जाएंगे तो मतलब सब कुछ गर्म होगा। तो हेडियन इयन है। हेडियन इयन स्टार्ट होता है फ्रॉम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ से लेकर के 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। अलग अलग देखो बुक्स में अलग अलग टाइमलाइन दी हुई है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है 3.8 3.9 वगैरह में, परंतु है ना अभी मैंने यहाँ पर ये लिख रखी है, तो आप कोशिश करें कि ये याद रखें, थोड़ी सी ये है ना लेजिबल जगह से मैंने ली हुई है। फिर अर्थ इनिशियल फॉर्मेशन होता है इसमें, और स्टेबलाइजेशन होता है कोर और क्रस्ट का। हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पर, और ओशियंस का डेवलपमेंट होता है। ओशियंस जो यहाँ पर होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे, है ना। एसिडिक ओशियंस डेवलप होते हैं। नेम जो हेडियन है वो कम्स फ्रॉम हेड्स, हिब्रू वर्ड है, बिकॉज प्लैनेट वाज स्टिल वेरी हॉट एंड सरफेस वाज पार्शियली मोल्टन, है ना। जो ये पार्शियल मोल्टन सरफेस है उसकी वजह से इसको हेल की टर्म दी गई है, और हेड्स शब्द से ये हेडियन इयन बना है। इसके बाद में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मून देखो इस पीरियड में होता है, और वो बनता कैसे है कि अर्थ है, और अर्थ के साथ में एक अर्थ की साइज का ही प्लैनेट मान लो आप, है ना। ये दोनों आपस में टकराते हैं तो कुछ पोर्शन ऑफ द अर्थ है वो टूट करके और यहाँ पर स्पेस में एग्जिस्ट करने लग जाता है, और वो फिर है ना धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इटसेल्फ एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ये रोटेट करने लग जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके मून बनता है। तो अ कोलिजन बिटवीन अर्थ एंड अ सेलेस्टियल बॉडी ऑफ साइज ऑफ मार्स इजेक्टेड मटेरियल दैट इवेंचुअली कोएलेस्ड इनटू द मून, है ना। जो फाइनली क्या है कि केम टुगेदर टू फॉर्म वन लार्ज ग्रुप, है ना। इससे बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स बने, और वो पार्टिकल्स कंबाइन होकर के उन्होंने मून का फॉर्मेशन बना लिया, मतलब मून बना लिया। ठीक है, तो आप जो आपके सामने वाले घर में देखते हो, सामने वाली खिड़की में, वो चंदा मामा ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हेडियन इयन हो गया। फिर हम लोग देखें आर्कियन इयन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। ये किसका पार्ट है, सुपर इयन का पार्ट है ना। जो प्री कैम्ब्रियन सुपर इयन है उसका पार्ट है। कितने इयन्स पार्ट है उसका, 3, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। अब आर्कियन इयन जो हमारा 4.6 से 3.8 पे हेडियन खत्म हो गया, तो ये 3.8 से लेकर के 2.5, बी वाई ए मतलब बिलियन ईयर्स अगो है, एम वाई ए मतलब मिलियन ईयर्स अगो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आर्कियन इयन में, यहाँ पर प्लैनेट थोड़ा सा ठंडा होना शुरू होता है। अब ठंडा होगा कैसे, टॉरेंशियल रेन्स होते हैं जो प्लैनेट को कूल कर देते हैं और ओशियन को पानी से भर देते हैं। सेपरेशन होगा यहाँ पर, जो हमने पिछले पहले देखा था क्रस्ट, कोर और मेंटल, तो वो सेपरेशन असल में आर्कियन इयन में होता है। हम आगे देखेंगे भी कि आर्कियन जो रॉक सिस्टम है वो ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। लाइटर एलिमेंट्स इसमें, जो लाइटर एलिमेंट्स हमने देखा क्या, सियाल, हमने देखा क्या, सीमा, हमने देखा क्या, नीफे, है ना। हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया था सर, डेंसिटी के बेसिस पे डिवाइड किया था। तो ये जो सियाल है ये लाइटर एलिमेंट्स है, तो ये ऊपर आ गए, ये थोड़े हैवी है और ये हैवीएस्ट है, तो ये नीचे रह गए। फिर मरीन लाइफ का ओरिजिन होता है इस टाइम पे, प्रोकैरियोट्स बनते हैं ना, कुछ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर जो भी उसका सेल्यूलर मटेरियल होता है उसका कोई मतलब है ना डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। बेसिकली उसके जो न्यूक्लियस होता है उसका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। तो मरीन लाइफ इसमें ओरिजिनेट होती है। डार्विन की आपको थ्योरी पता है, द अर्थ हैज द लाइफ हैज मरीन ओरिजिन, है ना। तो ये मरीन लाइफ यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी और यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया आते हैं, है ना, साइनो बैक्टीरिया इसको। ये अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मुझे भी पहले पता नहीं था, है ना। आप है ना साइनो बैक्टीरिया की स्पेलिंग चेक करना, है ना। तो मेरे को स्पेलिंग अभी पता चली है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो ये साइनो बैक्टीरिया की स्पेलिंग याद रखना भाई। फॉर्म्ड और ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, जिसमें कि क्या होगा, कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। फिर इस टाइम पर कैनेडियन शील्ड और फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड, ये सब जो माउंटेन्स होते हैं उसका निर्माण होता है, और आर्कियन रॉक सिस्टम होता है जो अर्लीस्ट रॉक सिस्टम है।
फिर इस टाइम पर एक आइस एज आती है। अब आइस एज में बताऊँ तो आइस एज कुछ नहीं है, मान लो एक ग्लेशियर है, आज के टाइम पे मान लो कि ग्रीनलैंड है ना? अब ग्रीनलैंड है हमने देख लिया तो ग्रीनलैंड है, तो इतना बड़ा-सा एक पोर्शन है, एक आइलैंड बना हुआ है ग्रीनलैंड, वो पूरा बर्फ का है। अब आइस एज जब आएगी तब क्या होगा तो ग्रीनलैंड जैसा एक जो बर्फ का बना हुआ ग्लेशियर है, वो क्या करेगा पूरा प्लैनेट को बर्फ से ढक देगा, है ना? वो इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि वो पूरा प्लैनेट जो होगा, वो पूरा प्लैनेट कूल हो रहा है धीरे-धीरे, तो वो एक्सपैंड होकर के और पूरे प्लैनेट को बर्फ से ढक देगा। तो ऐसी आइस एजेस होती हैं, किसी आइस एज में ऐसा होगा कि पूरा प्लैनेट ढक जाएगा, किसी में होगा कि थोड़ा कम होगा। पर है ना, इससे क्या होगा कि लाइफ जो ओरिजिन हो रहा था उसमें कुछ चेंजेस आ जाएँगे। तो इस टाइम पर एक पेंगोला ग्लेशिएशन होता है, ये ओल्डेस्ट ग्लेशिएशन हुआ है जो अर्थ की हिस्ट्री में है नोटेड, वो पेंगोला ग्लेशिएशन है, तो ये आर्कियन इयॉन का ग्लेशिएशन है। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो प्रोटेरोज़ोइक इयॉन है, तो प्रोटेरोज़ोइक इयॉन कब चालू होगा तो 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, है ना? या फिर इसको 2500 मिलियन ईयर्स अगो भी बोल सकते हैं। 2500 ईयर्स अगो से लेकर के ये 570 मिलियन ईयर्स अगो, है ना? अब देखो प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन है ना, प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन जो है, इसका टाइम पीरियड हम देखें तो कहाँ से है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से लेकर के और 570, है ना, 570 बिलियन ईयर्स अगो तक प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन चल रहा है। इसके बाद में फेनोरोजोइक आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ट्रांजिशन टू एन ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर, है ना? एटमॉस्फेयर में थोड़ी ऑक्सीजन आने लग जाती है। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स होता है, जो ट्रू न्यूक्लियस के साथ में जो सेल्स होंगे, वो ट्रू न्यूक्लियस के साथ में एक डिफाइंड न्यूक्लियस होगा उसमें, और जो ऑर्गेनल्स हैं, है ना? जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो डिफाइंड होंगे। फिर इवोल्यूशन होगा इसमें सॉफ्ट बॉडीड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का, है ना? सिंगल सेल जो हमने पहले देखा था यूनिसेल्युलर, वो अब मल्टी सेल्युलर में इवॉल्व हो जाएँगे, और ये फाइनली खत्म होगी कब? जब यूरोनियन ग्लेशिएशन होगा, है ना? यूरोनियन ग्लेशिएशन या आइस एज होगी, तब ये अर्थ कवर होगी किससे? आइस से कवर हो जाएगी, और ये फिनिश हो जाएगा का हमारा जो प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन है या फिर प्रोटेरोज़ोइक इयॉन है। तो ये हमने बात की किसकी? प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन की, है ना? हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोज़ोइक। ये हमने 3 चीज़ें इसमें देखी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा फेनेरोज़ोइक इयॉन है ना? ये सुपर इयॉन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया सुपर इयॉन एक ही है और वो प्री कैम्ब्रियन है। उसमें कितने थे? हेडियन, आर्कियन और जो प्रोटेरोज़ोइक है। इसके बाद में हम लोग देखें फेनेरोज़ोइक। तो फेनेरोज़ोइक देखो 570 मिलियन ईयर्स अगो पर ये हमारा जो सुपर इयॉन था वो खत्म हुआ था, तो ये 570 से चालू हुआ। 570 से ये चालू हुआ और अभी तक ये चल रहा है। फेनेरोज़ोइक का मतलब ही होता है विजिबल लाइफ इन ग्रीक, है ना? ग्रीक शब्द है ये, तो इसमें विजिबल लाइफ इसका मतलब होता है। ये बिगिन्स विद द कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड के साथ में ये शुरू होता है, और ये फिर हम लोग आगे जाकर के देखेंगे कि है ना इसका जो एंड होता है वो बहुत ही डिवास्टेटिंग होता है। फिर हार्ड शेल्ड इसमें एनिमल्स आ जाते हैं, है ना? जो आप आज भी देखो कोरल जो रीफ्स हैं, वो उसका जो हार्ड शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, वो इस टाइम पर इवॉल्व होते हैं। इसमें रैपिड एक्सपेंशन होता है एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एबिलिटी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस बेसिस है लाइफ का, हम ये मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लाइफ के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एंड ऑक्सीजन कम्स व्हेन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, रैपिड एक्सपेंशन यहाँ पर होता है, और ओनली अबाउट 11%, है ना? हमने देखा था 89% तो प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन में हो गया था, तो अबाउट 89% जो 11% ऑफ अर्थ्स लाइफ है वो फेनेरोजोइक इयॉन है। फिर इसमें पेंजिया बनता है। ड्यूरिंग दिस टाइम टेक्टोनिक फोर्सेस कॉल्ड कॉज द कॉन्टिनेंट्स टू मूव एंड इवेंचुअली कलेक्ट इनटू सिंगल लैंड मास नोन एज पेंजिया, व्हिच लेटर सेपरेटेड इनटू कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस, जो हमने बाद में मतलब हम इंडियन हिस्ट्री में और वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में और वहाँ पर देखते हैं, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का पार्ट बन जाता है, पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है किसमें? फेनेरोजोइक इयॉन में। फिर हम लोग देखें आगे, तो आगे क्या है? पेलियोजोइक, है ना? अब इसमें हमने देखा 3 पार्ट हैं इसके, पेलियोजोइक, सीनोजोइक और मेसोजोइक और सीनोजोइक, है ना? 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में सबसे पहले है पेलियोजोइक। हमने 570 से शुरू किया इसको और 245 मिलियन ईयर्स अगो तक ये चलेगा। अब इसमें लॉन्गेस्ट है ये जो फेनेरोजोइक इयॉन है ना? ये इयॉन आएगा यहाँ पे। फेनेरोजोइक इयॉन है, इसका लॉन्गेस्ट एरा क्या है? पेलियोजोइक एरा है। फिर टाइम ऑफ ड्रामेटिक जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी चेंजेस। इसमें देखो पैलेओज़ोइक में क्या है, 5 अलग-अलग 6 टोटल अलग-अलग जो एरा है वो है, क्या बोलते हैं पीरियड्स हैं वो हैं। तो इसमें कौन-कौन से पीरियड हैं? भाई कैम्ब्रियन से ये शुरू होता है और पर्मियन पे ये खत्म होता है ना? अब आपको जैसे याद रखना हो वैसे याद रख लेना। तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, है ना? तो ये इसमें टोटल 6 पीरियड्स हैं।
इसमें क्या होता है, विटनेस द मोस्ट रैपिड वाइड स्प्रेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ नोन एज कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। कैम्ब्रियन जो है वो एक्सप्लोजन होता है इसमें, और कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से लेकर के ये द परमियन ट्राइएसिक एक्सटिंक्शन इवेंट तक ये चलता है। मतलब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ तो ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से लाइफ इवेंट्स शुरू होते हैं, और फिर इसमें ये जब खत्म होता है तो परमियन ट्राइएसिक एक्सटिंक्शन इवेंट आता है। अब देखो एक्सटिंक्शन इवेंट्स होंगे, मान लो फॉर एग्जांपल डेवोनियन, कोई डेवोनियन एरा है ये खत्म हो रहा है और ये किसी एक्सटेंशन इवेंट से खत्म हो रहा है, तो इसका नाम कैसे देंगे, डेवोनियन कार्बोनिफेरस एक्सटेंशन इवेंट। तो परमियन के बाद में हम लोग देखेंगे जो मीजोजोइक एरा आएगा उसमें हम लोग ट्रायसिक, जुरासिक और जो क्रेटेशियस है वो देखेंगे। तो परमियन के जस्ट बाद में ट्रायसिक आएगा, ट्रायसिक पीरियड है ना। तो ट्रायसिक पीरियड और परमियन के बीच में एक एक्सटेंशन इवेंट होता है, तो वो देखो लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन इवेंट है, सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन होता है इसमें। हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं, क्या क्या चीजें हमको पहले देखना पड़ेगा, जो कैम्ब्रियन है वहां से लेकर के परमियन तक बन क्या क्या रहा है भाई। तो फिर पेलियोजोइक एरा कंसिस्ट ऑफ 6 इसमें जियोलॉजिकल पीरियड्स हैं, और 6 जियोलॉजिकल पीरियड्स हम देख चुके हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन और डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। ठीक है, इसकी कोई आप ट्रिक बना लेना भाई, मेरे से ट्रिक मत पूछना प्लीज। फिर हम लोग देखें पीरियड्स से एक एक करके बात करते हैं। तो कैम्ब्रियन, अब देखो वैसे ना कैम्ब्रिया जो है, आपको पता है कैम्ब्रिया है ना, वेल्स करके एक जगह है ना, वेल्स है ना। आपने यूके में वेल्स का नाम सुना होगा, वेल्स का पुराना नाम कैम्ब्रिया है। यहाँ पर कुछ चट्टानें मिली हैं जो इस पीरियड की हैं, मतलब पुराने पीरियड की हैं, तो इसको क्या नाम दे दिया, कैम्ब्रियन पीरियड इसका नाम रख दिया। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है नहीं, मुझे पता थी इसलिए मैंने बता दी। अब देखो ये 570 मिलियन ईयर्स अगो से 505 मिलियन ईयर्स अगो तक ये चलता है टाइम पीरियड। अगेन आप इसको 3-4 बार 5 बार पढ़ोगे तो याद होगा, वरना इसकी कोई ट्रिक है नहीं, है ना। तो इसमें देखो अब लाइफ का हमने देखा था, लाइफ हैज़ व्हाट, मरीन ओरिजिन। तो इसमें हमने देखा क्या कि सिंगल सेल बैक्टीरिया यहाँ पर इवॉल्व हो जाते हैं, है ना। सिंगल सेल बैक्टीरियाज कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स वाले जो एनिमल्स होंगे वो आ जाएंगे। फर्स्ट जो इनवर्टिब्रेट्स होंगे, है ना, रीड वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, मरीन ग्रास यहाँ पर आ जाएगी, और एनिमल्स ऑफ हार्ड शेल जो कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स हैं, टॉर्टोइज जैसे जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर इवॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। लैंड पर यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है, लैंड में कुछ आया ही नहीं है अभी तक, जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है वो इतना नहीं है कि लैंड पे लाइफ को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, फिर माउंटेन की स्तर पे देखें तो यहाँ पर सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उनका फॉर्मेशन होता है कुछ फॉसिल्स की वजह से, है ना, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और विंध्याचल जैसे जो पर्वत है, हमारा विंध्याचल पर्वत है, वो इस टाइम पर बने हुए हैं कैम्ब्रियन एरा में, कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है, उसके बाद में देखो ऑर्डोविशियन आता है। अब देखो हमने इसको डिवाइड कैसे कर रखा है, ओशियन, लैंड और माउंटेन्स, 3 स्तर पे। आप इसको 2 में भी डिवाइड कर लो, ओशियन और लैंड पे क्या क्या मूवमेंट हो रही है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस बेसिस पे ये डिवाइडेड है। अब ऑर्डोविशियन है, तो ऑर्डोविशियन में 505 मिलियन ईयर्स अगो से ये शुरू होता है 438 मिलियन ईयर्स अगो तक। इसमें वर्टिब्रेट्स और रेप्टाइल्स आ जाते हैं, वैरायटी ऑफ ग्रासेस यहाँ पर डेवलप होती है, और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये ओशन में ही हो रहा है ना, बाहर नहीं हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट जो फिशेस हैं वो इवॉल्व होती हैं, है ना। हमने देखा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स तो पहले इवॉल्व हो गए, उसके बाद में फिशेस इवॉल्व होती हैं कब, ऑर्डोविशियन पीरियड में। इसके बाद में आता है सिलूरियन। अब सिलूरियन जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल पीरियड है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट जो है लैंड पे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये प्रक्रिया बहुत स्लो है, आप देख सकते हो 438 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 408 मिलियन ईयर्स अगो तक, मतलब टोटल 30 मिलियन सालों में, 30 मिलियन साल इसको लगे, 30 मिलियन ईयर्स, है ना। उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स आएगी। जो वर्टिब्रेट्स हमने देखा था, इनवर्टिब्रेट्स यहाँ आए थे, जो वर्टिब्रेट्स बन गए थे, सॉरी यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया था इनवर्टिब्रेट्स जो रीड वाले हैं, नहीं इनवर्टिब्रेट्स बिना रीड वाले हैं, वर्टिब्रेट्स रीड वाले हैं, है ना। फिर वर्टिब्रेट्स की जो एज है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के वर्टिब्रेट्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। फिशेस यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। कोरल्स जो है वो हमने देख लिया, कैल्शियम कार्बोनेट शेल के एनिमल्स बन गए थे, तो ये कोरल्स लार्ज स्केल पे यहाँ पे डेवलप होंगे। रेप्टाइल्स जो कि ओशन में जो रेप्टाइल्स हैं वो यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे, या फिर उनका ओरिजिन होगा वार्म और स्टेबल क्लाइमेट हो जाएगा ओशन का। मतलब अब है ना, मतलब लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वैसा सा कुछ एनवायरनमेंट बनना शुरू हो गया है। लैंड पर क्या होता है, तो कुकसोनिया नाम से एक प्लांट है ना, एल्गी जैसा एक प्लांट होता है, आप इंटरनेट पे इसकी फोटो देखना, इट्स अ वेरी है ना, थोड़ा अजीबोगरीब सा प्लांट है। फर्स्ट लीफलेस प्लांट है ना, इसमें लीव्स नहीं होती हैं। तो ये कुकसोनिया नाम का एक प्लांट यहाँ पर डेवलप होता है, और इस टाइप के अलग अलग थोड़े छोटे मोटे बिना लीफ वाले प्लांट्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। लीफलेस प्लांट का बेसिक अर्थ ये है कि लैंड पर अभी तक
क्या चालू नहीं हुआ है सर? फोटोसिंथेसिस चालू नहीं हुआ है ना? फोटोसिंथेसिस मेजर प्रक्रिया है, जब फोटोसिंथेसिस चालू होगा तो लैंड पर लाइफ सस्टेन करना शुरू होगी। फिर यहाँ पर देखो माउंटेनियस जो रीजन है वहाँ पर क्या होगा, तो कैलिडोनियन ओरोजेनी होती है। ओरोजेनी मैंने बताया जो ओरिजिन ऑफ जो माउंटेन्स हैं उसकी प्रक्रिया को ओरोजेनी बोलते हैं। तो कैलिडोनियन ओरोजेनी अकर होती है किस पीरियड में? तो ये जो पीरियड है सिलूरियन पीरियड, और इसके बाद में हम लोग देखेंगे डेवोनियन पीरियड। तो सिलूरियन और डेवोनियन में कैलिडोनियन ओरोजेनी होती है। इसमें स्कॉटलैंड के, स्कैंडिनेविया के, जो फिनलैंड है, जो नॉर्वे है, इस रीजन में माउंटेन्स बनते हैं। एप्लेशियन माउंटेन्स इसमें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बनते हैं, है ना? सिलूरियन और डेवोनियन दोनों में कैलिडोनियन ओरोजेनी है, ठीक है। फिर डेवोनियन की बात करें तो 408 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 360 मिलियन ईयर्स अगो तक डेवोनियन पीरियड होता है। ओशन में यहाँ पर जो एज है वो फिशेस की आ जाती है। इससे पहले हमने देखा एज ऑफ वर्टिब्रेट्स है ना? वर्टिब्रेट्स की एज आ गई। मतलब एज का मतलब कुछ नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा एज ऑफ डायनासोर मतलब अब भाई डायनासोर ही डायनासोर है। आज हम देख रहे हैं एज ऑफ मैमल्स है या फिर नहीं, एज ऑफ ह्यूमंस है। तो आज चारों तरफ ह्यूमंस ह्यूमंस है ना? 10 अरब हम लोग ह्यूमंस हो गए। फिर यहाँ पर जो एम्फीबियंस हैं वो ऐसे डेवलप हो जाते हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब ये थोड़ा थोड़ा ओशन से बाहर जा करके लैंड पर जाने लग जाएंगे सर, है ना? थोड़ा थोड़ा थोड़ी देर 5 मिनट जा करके आता हूँ भाई, घूम करके आता हूँ, तो उस टाइप का ये डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एम्फीबियंस आ जाएंगे विच कैन ब्रीथ बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, है ना? कैन सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल, ठीक है, कुछ देर के लिए। लैंड में यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है, प्लांट्स विद लीव्स आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ऑक्सीजन रिलीज हो रही है मतलब क्रिटिकल टाइम पीरियड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑन लैंड। फिर माउंटेन्स में हमने देखा कैलेडोनियन ओरोजेनी है, तो वो सिलूरियन और डेवोनियन दोनों पीरियड में ये स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया के और एप्लेशियन फॉर्म जो फॉर्मेशन है वो होता है। फिर हम लोग देखें कार्बोनिफेरस और परमियन। तो कार्बोनिफेरस में क्या होता है, 360 मिलियन ईयर अगो से लेकर के ये 286 मिलियन ईयर अगो तक ये चलता है। यहाँ पर एज ऑफ फिशेस के बाद में जो फिशेस होंगी वो बड़ी हो जाएंगी भाई, और वेल्स और शार्क्स और एटसेट्रा यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। फिर उसके बाद में लैंड पे क्या होगा, तो कोल, है ना? जो कोल होगा वो बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लांट्स आ गए विद लीफ आ गए, उससे पहले प्लांट्स थे बिना लीफ के। ये सारा कुछ कुछ इवेंट्स होंगे जब ये अंदर धस जाएंगे, और ये 40-50 मिलियन ईयर्स अगो में, मिलियंस ईयर्स तक ये लोग अंदर प्रेशर के साथ में ये कोल का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर फर्स्ट रेप्टाइल्स यहाँ पर इवॉल्व होंगे, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आएंगे, स्वैम्प फॉरेस्ट बन जाएंगे। जो पहले प्लांट्स विद लीफ आए थे, फोटोसिंथेसिस हुआ था, अब ऐसे एरिया स्वैम्प फॉरेस्ट कौन से एरियाज हैं, जैसे मान लो ये कोई ओशन है, ये जो साइड है ये ओशन है और ये लैंड है ना? ये लैंड है, तो इनके जस्ट जो ये एरिया है ना? ये एरिया है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट डेवलप होंगे वो कौन से फॉरेस्ट होंगे, स्वैम्प फॉरेस्ट होंगे। दलदली जो वन क्षेत्र होगा वो होगा, है ना? जैसे सुंदरबंस वगैरह अपन लोग अभी के पीरियड में देखते हैं, तो वो स्वैम्प फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। फिर पेंजिया का फॉर्मेशन शुरू होगा, ठीक है। पेंजिया देखो बेसिकली क्या है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड हम लोग उसका जो डिवीजन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। अच्छा, असल में है क्या कि पहले सारे छोटे-छोटे टुकड़े हैं वो मिलकर के पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बनेंगे, है ना? फिर वापस पेंजिया टूट करके 2 बेसिक टुकड़ों में डिवाइड होगा, वो टुकड़े वापस से टूटेंगे, वापस से टुकड़े टूट करके अलग-अलग जगह मुड़ करके और जुड़ेंगे, है ना? वो हम लोग आगे धीरे-धीरे देखेंगे, परंतु पेंजिया का फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। मतलब अलग-अलग लैंड मासेस थे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पूरी पृथ्वी पर, ये मिल करके इन्होंने कहा कि हम बना लेते हैं क्या, एक सुपर कॉन्टिनेंट बना लेते हैं पेंजिया, ठीक है? व्हिच विल लेटर डिवाइड इनटू, ये इसका डिवीजन हम लोग नॉर्थ और साउथ के अनुसार करते हैं, जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में करते हैं। फिर यहाँ पर जो ओरोजनी होगी वो हार्सिनियन ओरोजनी है, ड्यूरिंग विच ब्लैक फॉरेस्ट बनेगा, जो कि जर्मनी में है। वॉस्जेस जो फ्रांस के माउंटेन्स हैं वो बनेंगे, ठीक है। हार्सिनियन ओरोजनी कब चलेगी, ये पर्मियन और कार्बोनिफेरस दोनों जो पीरियड हैं वहां पर ये हार्सिनियन ओरोजनी चलेगी। कैलिडोनियन हमने देखा कब, सिलूरियन और डेवोनियन में। फिर पर्मियन है, तो पर्मियन की बात करें तो 286 मिलियन ईयर अगो से 245 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन होगा 245 मिलियन ईयर्स अगो, और ये द ग्रेट डाइंग इवेंट के नाम से फेमस है। यहाँ पर क्या होगा, हार्सिनियन ओरोजनी हम देख ही चुके हैं। लाइफ इन जो ओशियन है, ओशियन में जो लाइफ है, यहाँ पर वैरायटी ऑफ फिशेस, वैरायटी ऑफ एम्फीबियंस, ये सारी जो डेवलपमेंट है वो होगी, ठीक है। हमने देख लिया एज ऑफ फिशेस आ गई, तो अब ओशियन में तो है ना अच्छा खासा मैटर चल रहा है,
बढ़िया लाइफ चल रही है, जैसे आज पृथ्वी पे चल रही वैसी लाइफ ओशन में उन लोगों की वहां पर फिशेस और एम्फीबियंस की हो चुकी है। अब लैंड पे देखें तो लैंड पे रेप्टाइल्स आ जाएंगे। फर्स्ट रेप्टाइल बन गया था कार्बोनिफेरस में, अब रेप्टाइल्स आ जाएंगे भाई, अच्छे खासे रेप्टाइल्स आ जाएंगे। पेंजिया जो फॉर्मेशन शुरू हुआ था अब वो पेंजिया पूरा बन चुका है, और फिर डोमिनेंस ऑफ रेप्टाइल्स हो जाएगा, या फिर एज ऑफ रेप्टाइल्स हम इसको कह देंगे, क्योंकि अब रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स हुए, चारों तरफ सांप फिर रहे हैं। तो ऐसा पीरियड कौन सा है, तो भाई परमियन पीरियड ऐसा पीरियड है। ठीक है, ये बेसिक हमने बात की। किसकी बात की ये याद होगा आपको, पेलियोजोइक एरा है, उसमें हमने 6 अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स देखे, जो कि शुरू कहाँ से होता है, तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से शुरू होता है और परमियन ट्राइएसिक एक्सटेंशन इवेंट तक ये खत्म होता है। 570 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 245 मिलियन ईयर अगो तक ये पीरियड जो टाइम है पेलियोजोइक एरा का वो चलेगा, है ना। लॉन्गेस्ट है ये फेनोरोजोइक ईयन में लॉन्गेस्ट पीरियड है। ठीक है, आई होप ये वापस से अपन को ये देखने की जरूरत तो नहीं है, ये देख लेते हैं एक बार। प्री कैम्ब्रियन सुपर इयन में हमने ये तीनों देख लिए। अब फेनोरोजोइक इयन हमने शुरू किया, और शुरू किया तो हमने सबसे पहले देखा पेलियोजोइक एरा। उसमें हमने 6 पीरियड्स देखे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। अब आगे हम मेसोजोइक एरा देखते हैं। अब मीजोजोइक एरा में क्या क्या चीजें हैं, तो मीजोजोइक एरा देखो, एरा ऑफ, इसको एरा एज ऑफ रेप्टाइल्स या फिर एज ऑफ डायनासोर्स भी कह सकते हो कंबाइंड रूप से, है ना। कंबाइंड रूप से कह सकते हो क्योंकि एज ऑफ डायनासोर्स जुरासिक है, पर मीजोजोइक से क्वेश्चन आएगा हमारे पास में, आया हुआ है, तो हम इसको एज ऑफ डायनासोर्स और एज ऑफ रेप्टाइल्स सीखेंगे। अब हमने देखा परमियन पीरियड में जो एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ, द ग्रेट डाइंग इवेंट हुआ, उसके बाद में बहुत कम लाइफ बच गई। अब ये 245 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 65 मिलियन ईयर अगो तक ये चलेगा। जो थोड़ी बहुत लाइफ बच गई वो फिर रीपॉपुलेट होती है ऑन अ वेरी ग्रांड स्केल। इसमें डायनासोर्स और मैमल्स इवॉल्व होंगे, एज ऑफ रेप्टाइल्स और एज ऑफ डायनासोर्स इसको कहा गया है। और जो कॉन्टिनेंट्स विच वर जैम टुगेदर इन द बिगिनिंग ऑफ मीसोजोइक एरा, है ना, ये यहाँ पर है ना ट्राइएसिक जो पीरियड है, इसमें हम, इसमें क्या है हम लोग, क्योंकि पहले देखो यहाँ पर हम लोग क्या देख के आ चुके हैं, पेंजिया फॉर्म हो चुका है परमियन में। तो ये ट्राइएसिक इवेंट है, ट्राइएसिक जो पीरियड है यहाँ पर क्या है, तो ये पेंजिया बना हुआ है भाई, यहाँ पे पेंजिया बना हुआ है। तो ये कॉन्टिनेंट्स विच वर जैम टुगेदर, है ना, इसी को तो हमने पेंजिया बोला था। तो ये पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था, बट दिस नाउ स्टार्टेड ब्रेकिंग अपार्ट टुवर्ड द मिडिल ऑफ मीसोजोइक एरा, मतलब जुरासिक पीरियड में आते आते ये पेंजिया टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक बातें हैं मीसोजोइक एरा की। इसमें 3 पीरियड्स हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटाशियस। फिर इसमें तीनों जो पीरियड है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ट्राइएसिक पीरियड देखो, सबसे पहले यहाँ पर एम्फीबियंस ऑलरेडी हमने देखा था पिछली बार, जो एम्फीबियंस थे वो अब लैंड पर आ गए थे और अच्छा खासा लाइफ स्पेंड करने लग गए थे। यहाँ पर एम्फीबियंस के साथ साथ डायनासोर्स आ जाती हैं। डायनासोर्स के बाद में ये देखो डायनासोर्स शुरू हुआ, ये कब आए एम्फीबियंस और डायनासोर्स, क्योंकि हमने देखा जो ये बिगैन हुआ कब शुरू होता है ट्राइएसिक पीरियड, जब परमियन ट्राइएसिक एक्सटिंक्शन इवेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लिटिल लाइफ जो बची हुई है वो वापस से रीपॉपुलेट हो रही है। फिर फ्रॉग्स एंड टर्टल्स जैसे जानवर यहाँ पर आ जाते हैं, और एंड ऑफ दिस पीरियड मार्क विद ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट, है ना। मैंने बताया था आपको कि कैसे नाम रखेंगे, जिसमें हो रहा है वो और उसके आगे वाला जो पीरियड है वो, है ना। तो ऐसे नाम रखा है ट्राइएसिक एंड जुरासिक। ट्राइएसिक पीरियड में ये एक्सटिंक्शन इवेंट होता है, और इस एक्सटेंशन इवेंट में काफ़ी सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बचते हैं कौन, तो हमारे बचते हैं भाई डायनासोर्स। डायनासोर्स बच गए, तो अब जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स ही आएंगे। और डायनासोर्स कैसे कैसे आएंगे, अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस के डायनासोर आएंगे। कोई उड़ रहा है, कोई तैर रहा है, कोई खुद को खा रहा है, कोई दूसरों को खा रहा है, ऐसा समझ में नहीं आता है। तो जुरासिक, वैसे जुरासिक नाम से कोई मूवी है ना, जुरासिक पार्क करके, है ना, इरफान खान की शायद मूवी है ना, हॉलीवुड में। बहुत अच्छी बताते हैं, मैंने तो शायद देखी नहीं है वो मूवी अभी तक। डायनासोर्स है, तो डायनासोर्स और बर्ड्स यहाँ पर इवॉल्व होंगे, है ना, और इसको एज ऑफ डायनासोर्स हम लोग बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे डायनासोर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे। फिर पेंजिया है जो टूटना शुरू हुआ था ट्राइएसिक में, वो हमने देखा कि अब पेंजिया टूट चुका है भाई, है ना। ये जो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर काम हो चुका है। जूरा माउंटेन्स के नाम पर ये जुरासिक पीरियड जो नाम है वो रखा गया है। जूरा माउंटेन्स मेरे हिसाब से यूरोप में है ना, जूरा माउंटेन्स देख लेना आप एक बार। फिर पेंजिया बिगैन रिफ्टिंग लॉरेशिया टू द नॉर्थ एंड गोंडवाना टू द साउथ, है ना। लॉरेशिया जो कि अंगारा लैंड जिसको हम बोलते हैं, और गोंडवाना लैंड साउथ में। डायनासोर्स बिकेम डोमिनेंट, देयरफॉर कॉल्ड एज ऑफ डायनासोर्स, है ना, इसलिए इसको एज ऑफ डायनासोर्स। फिर जुरासिक के बाद में क्या आता है, तो जुरासिक के बाद में आता है क्रिटेशियस पीरियड, है ना। ये लास्ट पीरियड है
हमारा जो मेसोजोइक एरा है उसका डायनासोर का एक्सटिंक्शन यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटेंशन होता है। क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटेंशन से आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अब क्रिटेशियस के बाद में क्या आने वाला है, तो टर्शरी पीरियड आने वाला है ना। जो सेनोजोइक एरा होगा उसका टर्शरी पीरियड इसके बाद आएगा। फिर यहाँ पर डेक्कन ट्रैप का निर्माण होता है, जो कि वॉल्केनिक ओरिजिन है, जिसका हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र और आसपास का जो रीजन है, जो पेनिनसुलर इंडिया का, वो डेक्कन ट्रैप है ना, जहाँ पर जो ब्लैक सॉइल मिलती है, कॉटन सॉइल मिलती है, तो वो डेक्कन ट्रैप का निर्माण इस पीरियड में होता है। लॉन्गेस्ट ये पीरियड है मेसोजोइक एरा का, और इसमें सारे जो डायनासोर्स हैं ये सब एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, किसमें, क्रिटेशियस, जो क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटेंशन है उसमें। फिर इसके बाद में बात करें तो सेनोजोइक। अब देखो सेनोजोइक अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है वो सेनोजोइक एरा है। सेनोजोइक एरा में हम लोग शुरू करेंगे तो 67 है ना, ये या फिर इसको 65 बोल लो या 67 बोल लो, 65 मिलियन ईयर अगो से लेकर के हम लोग जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट जो ह्यूमन है यहाँ तक का जो काल है वो सेनोजोइक एरा में है। ये टोटल स्पैन्स अबाउट 67 मिलियन ईयर्स एंड फ्रॉम द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड एंड हुआ या फिर मीसोजोइक एरा एंड हुआ, उसके बाद में सीनोजोइक चालू हुआ है। तो सीनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल्स भी हम लोग बोलेंगे। एज ऑफ रेप्टाइल्स हमने देख ली, एज ऑफ फिशेस देख ली हमने, और एज ऑफ डायनासोर्स देख ली हमने। अब एज ऑफ मैमल्स आ जाती है। मैमल्स जो स्तनधारी जो जीव होते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। तो सिनोजोइक एरा में क्या है, तो हमने इसको देखो दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक कौन सा है, एक तो है टर्शरी है ना, एक तो है टर्शरी और एक है क्वाटरनरी। टर्शरी में क्या क्या आता है, तो पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लियोसिन। ये जो 5 एपॉक है ना, एपॉक्स हैंगे, तो ये 5 एपॉक हैं, ये तो आएंगे किसमें, टर्शरी में। और प्लेस्टोसिन और होलोसिन, होलोसिन जो मॉडर्न ह्यूमन है वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो वो क्वाटरनरी पीरियड में आएंगे। तो एक एक करके ये देखते हैं। टर्शरी पीरियड 65 मिलियन ईयर अगो से लेकर के, और ये चलेगा 2 मिलियन ईयर अगो तक, है ना। इसमें इस टाइम पर क्या होगा, एल्पाइन ओरोजिनी है ना, जो यंग फोल्ड माउंटेन्स आप वर्ल्ड में देखते हो, चाहे हिमालयाज हो या फिर अदर यंग फोल्ड माउंटेन्स हो, एंडीज वगैरह, तो वो सब है ना इस टाइम पर इवॉल्व होते हैं, फॉर्म होते हैं। फिर डिवाइडेड इनटू 5 एपॉक, इसमें 5 टोटल एपॉक्स हैं जो हमने बात कर ली, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, फिर मियोसिन और प्लियोसिन, है ना। अब आप इसको कोई भी ट्रिक बना करके याद कर लेना। तो पेलियोसिन है तो 65 से लेकर के 57 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 57 तक ये है। फिर स्मॉल मैमल्स जैसे कि रैट्स है ना। अब इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो लैंड पर ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है। अब इवॉल्व हो रहे हैं कौन से, मैमल्स इवॉल्व हो रहे हैं। तो रैट से यहाँ पर रैबिट जैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे, रैबिट्स के बाद में आएंगे क्या, ह्यूमन जैसे एप्स, है ना। एप्स के बाद में एप्स का डेवलपमेंट होगा, और एप्स के डेवलपमेंट के बाद में अर्ली हमारे जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं वो आएंगे। तो ये पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लियोसिन, यहाँ पर ये डेवलपमेंट होगा। टाइम पीरियड आप एक बार देख लेना। मियोसिन में एक और मेजर डेवलपमेंट है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, और जो ट्रीज हैं वो इवॉल्व होंगे। तो ये मियोसिन की बात याद रखनी है। फिर अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स आ जाएंगे किसमें, प्लियोसिन में। फिर इसके बाद में आता है क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड में क्या है, एज ऑफ ह्यूमंस है ना। एज ऑफ मैमल्स क्या थी, सेनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल्स हमने बोला। क्वाटरनरी पीरियड को हम बोलेंगे एज ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पर ह्यूमंस का डेवलपमेंट होगा 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर के प्रेजेंट तक। ये डोमिनेटेड है बाय ह्यूमंस और मैमल्स। होमिनिड्स जो हमारे जो पूर्वज थे उनको होमिनिड्स कहते थे। तो होमिनिड्स इवॉल्व होते हैं किसमें, मॉडर्न ह्यूमंस में। फिर यहाँ पर 2 एपॉक्स हैं, कौन कौन सी है, प्लेस्टोसिन और होलोसिन, है ना। अब इसमें क्या क्या डेवलपमेंट है, तो 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर के ये 10,000 साल पुरानी है ये। और मोस्ट रिसेंट आइस एज यहाँ पर होती है। पहली ऐसी एपॉक है जहाँ होमोसेपियंस नाम की जो स्पीशी है वो इवॉल्व होगी। फिर होलोसीन है, तो होलोसीन 10,000 ईयर अगो से लेकर के प्रेजेंट में अभी तक ये होलोसीन चल रहा है। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन और अलग अलग चीज़ें, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लो, चाहे फलाना ढमकाना, जितनी चीज़ें, जितनी तबाही मचानी है वो सारी तबाही मच रही है किसमें, नेचर को जितनी मचानी थी वो मचा ली पहले। अब जो इंसान को मचानी है वो मचा रहे हम किसमें, होलोसीन में। ठीक है, तो ग्रेजुअली द मॉडर्न मैन एमर्ज होता है, और वो जो घटनाएं आप आपके आसपास देख रहे हो वो सब होती रहती हैं। तो ये हमने देखो बात कर ली जीटीएस की और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की, है ना। मैंने अपनी तो कोशिश की है जहाँ तक मैं समझा सकता था, और बाकी ये रिवीजन में इतना बताना बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं रहता है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट करके बताना, समझ में आई है तो भी कमेंट करके बताना। कोशिश करना कमेंट ज़रूर करो, बिकॉज़ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये मोनोलॉग है ना, ये डायलॉग के फॉर्म में नहीं है। आपका जो कमेंट होता है वही इसको डायलॉग बना सकता है। तो फॉर माय बेटर अंडरस्टैंडिंग आप कमेंट करके ज़रूर वैसे भी आप 70 जगह इधर-उधर कमेंट करते रहते हो, तो इधर भी कमेंट कर देना, कोई उसमें पैसे तो लगने नहीं आपके।
ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।